1939 में डॉक्टर किरलियन और उनके वाइफ की मदद से ये एक फोटोग्राफी उन्होंने डेवलप की, जिससे आपके शरीर के आसपास एक ऊर्जा शरीर या एक बायोप्लाज्मिक बॉडी है, उसको साइंस कैप्चर कर पाया। और उसके बाद एक और कैमरा डेवलप हुआ जिसे GDV कैमरा कहते हैं। वो आपके ऑरा के ना कि सिर्फ साइज बट कलर्स को भी जान सकता है। प्राणिक हीलिंग में जो रिसर्चर हैं, इनका नाम है ग्रैंड मास्टर चोगोक सुई। ये फिलीपींस के हैं। तो इन्होंने 1989 में इस फील्ड में रिसर्च करने की शुरुआत की। प्राण शक्ति से उपचार करना कोई नई पद्धति नहीं है, ये प्राचीन काल में अस्तित्व में थी। जैसे आपने या मैंने अपनी दादी या नानी को कहते हुए सुना है कि नजर लग गई नजर उतार देते हैं, या कहा है कि मंत्र से बिच्छू का जहर निकाल देते हैं। पर ये जो ज्ञान कला रूप में था, ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगा, क्योंकि हमारी जैसी जनरेशन सवाल पूछने लगी, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, इससे ऐसे थोड़ी होता है। तो ये जो रिसर्चर थे मास्टर चोगोक सुई, इनका काम था कि अलग अलग कल्चर्स में ये जो पद्धतियां कला रूप में है, तो उसको उन्होंने इकट्ठा किया, उसके ऊपर अध्ययन किया और उसे एक साइंटिफिक रूप में, एक वैज्ञानिक तर्क के साथ वापस प्रस्तुत किया। एज अ हीलर हम आपसे शांति से बैठने के लिए कहते हैं, अपनी आंखें बंद करने के लिए कहते हैं, और एक हीलर सीधा आपके ऊर्जा शरीर पे कार्य करता है। आप एक बार सीख जाए और आप खुद के ऊपर ये खुद टेक्निक भी प्रैक्टिस करें, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपने ट्रॉमा पे काम करे, दोनों अपने चक्रा या ऊर्जा शरीर से एनर्जी को हटाए, तो कितना सुंदर वो रिलेशनशिप हो सकता है। कभी कभी ये जो डिप्रेशन है, ये ना कि सिर्फ ऊर्जा शरीर से जुड़ा हुआ, बट कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी जुड़ा हुआ होता है, जो आपको आपके जनरल फिजिशियन हेल्प करते हैं पहचानने में। तो अगर आप एक अच्छा कर्म कर रहे हो किसी की तकलीफ दूर करने का, अब कर्म के सिद्धांत से आपका भी शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये बड़ी मत है कि भाई प्राणिक हीलिंग या हीलिंग करने से हमारे जीवन में दूसरों की तकलीफें आती है, ऐसा नहीं है। और मुझे एक चीज रियलाइज हुई, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब एक इंसान खुद सक्षम होकर अपने जीवन को बदल सकता है। एंड आई थिंक दैट इज माई मोटो। तो अभी हम ये स्टूडियो में बैठे हैं, तो ये स्टूडियो का एनर्जी कैसे लग रहा है आपको? सबसे पहले स्टूडियो से ज्यादा तो मैं आपका और पल्लवी जी का आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि जितने स्वीटली या जितने प्यार से आप लोगों ने हमें वेलकम किया और जिस तरीके से आपने हमें इनवाइट किया इस सेशन के लिए, उसी से हमें पता चल रहा है कि कितना प्यार है आप में। और ना कि सिर्फ एक दूसरे के लिए, बट हर एक इंसान को जिसको आप इस पॉडकास्ट पे बुला रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लव एनर्जी इन द हाउस एंड इन यू एज कपल। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो आप एनर्जी आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या ये ट्रेनिंग से ही होता है या फिर कोई, जैसे मैं हूँ, मुझे तो प्राणिक एनर्जी हीलिंग ये वर्ड ही नहीं पता था अभी तक जी। तो ऐसे आम इंसान के लिए भी क्या ये एनर्जी आइडेंटिफाई करना आसान है या फिर मुश्किल है? देखिए, एक साधारण सी चीज अगर हम जाने, तो हमने नोटिस किया कि कई बार कुछ लोगों से ना मिलते से अपने को बहुत खुशी होती है, या किसी इंसान को दूर से देख के हमें लगता है यार इससे बात करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सभी में एक सेंस होता है नोइंग का कि भाई ये इंसान मेरे लिए सेफ है या नहीं है, या इस इंसान से मैंने दूर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि भाई एनर्जी अस्तित्व में है, या मुझे कैसे इस व्यक्ति से रिस्पॉन्ड करना है। तो आपको फील या सेंस होता है, इट्स जस्ट आप उसको कॉन्शियसली एनर्जी करके रजिस्टर नहीं करते। बट आजकल की जो जनरेशन है ना, आप जेनजीज को सुनिए तो वो कहते हैं अरे हमारा वाइब ही नहीं मैच होता। तो आजकल की जनरेशन इसे और ज्यादा इजीली समझ पा रही है। हम समझते हैं बट हम उसे नाम नहीं दे पाते। हमारे टाइम ऑरा ये वर्ड एक यूज होता था। हाँ, लेकिन ऑरा भी किसके लिए यूज होता था? जैसे कोई बहुत सक्सेसफुल बंदा है तो कहते थे उसका ऑरा बहुत अच्छा है, लेकिन हम जैसे लोगों का भी एक ऑरा रहता है, ये शायद पता नहीं था। एग्जैक्टली। सो हम सभी का ऑरा होता है, और अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल में इस ऑरा को पेंटिंग के द्वारा दिखाया जाता था। तो भगवान की मूर्तियों के आसपास या पेंटिंग्स के आसपास एक ऊर्जा का वलय या एक ऊर्जा शरीर दिखाया जाता था। नाउ साइंस 1939 में डॉक्टर किरलियन और उनके वाइफ की मदद से ये एक फोटोग्राफी उन्होंने डेवलप की, जिससे आपके शरीर के आसपास एक ऊर्जा शरीर या एक बायोप्लाज्मिक बॉडी है, उसको साइंस कैप्चर कर पाया। और उसके बाद एक और कैमरा डेवलप हुआ जिसे GDV कैमरा कहते हैं। वो आपके ऑरा के ना कि सिर्फ साइज बट कलर्स को भी जान सकता है। तो प्राचीन काल में तो ज्ञान था, बट आज साइंस उसको सपोर्ट कर रहा है। और आप और मैं इसे हमारे डेली इंटरैक्शन से समझ सकते हैं। जैसे आपके पॉडकास्ट पे कई सारे लोग आए हैं, कुछ लोगों से बात करके आपको एनर्जेटिक फील होता है, आप एक्साइटेड या मोटिवेटेड फील करते हैं। दैट इज व्हेन यू नो कि आपका और उनका ऑरा जो था वो
सिंक्रोनाइज था। ओह! और कुछ लोगों से शायद बात करके आपको एकदम थकावट फील होती है, तब आपको पता है कि अरे इस व्यक्ति से मेरा शायद एनर्जी मैच नहीं हुआ। तो ये सिंक भी होता है? एग्जैक्टली आपकी एनर्जी अच्छा। बहती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ये ऊर्जा का प्रभाव होता है, बहाव होता है। तो जब ऊर्जा इंटरेस्टिंग। का बहाव हो रहा है, प्रभाव हो रहा है और ऊर्जा बढ़ती है, तब आपको अच्छा लगता है। जब ऊर्जा आपके ऑरा से निकल जाती है, आपका ऑरा छोटा हो जाता है, तब आपको कमजोरी या थकावट महसूस होती है। ये थोड़ा नया था। मतलब आई थॉट इट इज़ लाइक कि हमारा एक बॉर्डर है ऑरा का, वो हम तक ही सीमित है, बट यू आर सेइंग दैट कि वो फ्लो होता है। करेक्ट, ये एनर्जी फ्लो होती है। ओह! आपने कभी देखा है क्या कि आप एक रूम में हैं और कोई व्यक्ति कुछ सोच रहा है, उसके बोलने से पहले ही आपके मन में वो विचार आ जाता है और सामने वाला कहता है, अरे मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, हाँ, तो होता ये है ऐसा। कैसे हुआ? क्योंकि उनकी ऊर्जा से वो आपकी ऊर्जा शरीर में आई, आपको लगा वो आपकी थी और आपने वो कह दी बात। तो वो जो ऊर्जा किसी और की थी, वो आपने अपनी समझ के जब कही, तब रियलाइज हुआ, अरे वो भी व्यक्ति यही सोच रहा था। तो ऊर्जा बहती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। वो बोलते हैं ना, मुँह की बात छीन ली। एग्जैक्टली exactly. हाँ। और शायद वो ऑरा की बात थी। जी। ओके। तो इसका अभी साइंटिफिक रिसर्च कहाँ तक गया है? प्राणिक हीलिंग में जो रिसर्चर हैं, इनका नाम है ग्रैंड मास्टर चोगोक सुई। ये फिलीपींस के हैं और इन्होंने खुद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, केमिकल इंजीनियरिंग, और ये खुद के कई बिजनेसेस, इनके सक्सेसफुल बिजनेसेस थे। तो इन्होंने 1989 में इस फील्ड में रिसर्च करने की शुरुआत की। 1989 में। और प्राण शक्ति से उपचार करना कोई नई पद्धति नहीं है, ये प्राचीन काल में अस्तित्व में थी। जैसे आपने या मैंने अपनी दादी या नानी को कहते हुए सुना है कि नजर लग गई नजर उतार देते हैं, या कहा है कि मंत्र से बिच्छू का जहर निकाल देते हैं। तो ऐसी चीजें हमने सुनी थी और हमारे बड़े लोग पूर्वज करते भी थे। वो उसके लिए जॉन्डिस के लिए भी कुछ होता था। एग्जैक्टली राइट। तो ये कला रूप में हर जगह अस्तित्व में था, पर ये जो ज्ञान कला रूप में था, ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगा, क्योंकि हमारी जैसी जनरेशन सवाल पूछने लगी, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, Correct. इससे ऐसे थोड़ी होता है। तो ये जो रिसर्चर थे मास्टर चोगोक सुई, इनका काम था कि अलग अलग कल्चर्स में ये जो पद्धतियां कला रूप में है, तो उसको उन्होंने इकट्ठा किया, उसके ऊपर अध्ययन किया और उसे एक साइंटिफिक रूप में, एक वैज्ञानिक तर्क के साथ वापस प्रस्तुत किया। जैसे रिसर्च में होता है ना, एग्जिस्टिंग रिसर्च को स्टडी करते हो और एक नए पर्सपेक्टिव से आप दुनिया के पास वापस लाते हो। तो 1989 में उन्होंने इसके ऊपर कई किताबें लिखना शुरू की और वहां से इस फील्ड में एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ हीलिंग मोडालिटी को दुनिया में वापस रीइंट्रोड्यूस किया गया। ना मास्टर चोगोक सुई कहते, क्योंकि ये ज्ञान हर कल्चर, हर रिलीजन का है, बट क्योंकि जब उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने नोटिस किया कि काफी सारा ज्ञान इंडियन कल्चर या इंडियन हेरिटेज में था। तो उन्होंने इस पद्धति का नाम संस्कृत शब्द पे रखा, जो था प्राण। तो प्राणिक हीलिंग प्राण शब्द पे आधारित है, जहाँ प्राणिक ऊर्जा का प्रयोग करके शरीर में उपचार देने का कार्य करते हैं। तो आपने ये रिसर्चर जो कहा, फिर से एक बार नाम बताइए। मास्टर चोगोक सुई। थोड़ा मुश्किल नाम है। हाँ जी। तो ये कहाँ से है? ये फिलीपींस के है। फिलीपींस से है जी। लेकिन उन्होंने दुनिया भर के सारे देशों का इस तरह का जो कला था, हीलिंग का कला, उसका रिसर्च किया और जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा पाया गया, तो इसलिए संस्कृत नाम रखा, राइट? इसलिए उन्होंने चुना कि इसे संस्कृत से कहा जाएगा। जी। ओके। क्योंकि मैंने ये प्राणिक हीलिंग का जब थोड़ा देखने की कोशिश की, तो मुझे भी एक क्वेश्चन था कि प्राणिक तो इंडियन नेम है और ये कला भी इंडियन लग रही है, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि दुनिया भर का रिसर्च किया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये तो पुरातन कला है, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से रहेगा। लेकिन फिर अगर इसका रिसर्चर नॉन इंडियन है, तो इसका नाम क्यों संस्कृत है? हाँ, तो ये उसका कारण रीजन है। हाँ जी। हाँ जी। नाइस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमारे इंडिया का ही लोग चुरा लेते हैं और उसको अलग लेबल लगा के बेचते हैं, करेक्ट है ना? लेकिन उसका डीप क्या डेप्थ में नॉलेज नहीं रहता, थोड़ा आधा अधूरा नॉलेज रहता है, इसके ऊपर बोलते हैं। तो ये एक्चुअली ये अलग केस है। इसमें इन्होंने पूरी दुनिया की इस कला का अध्ययन किया है। करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें जैसे इंडिया में इवॉल्व हुई, वैसे हो सकता है रोम में इवॉल्व हुई होगी, हो सकता है कोई जापान में इवॉल्व हुई होगी, चाइना में इवॉल्व हुई होगी। तो उनका संकलन करके वो रिसर्च करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो इसका पूरा व्हाइट पेपर वगैरह उन्होंने पब्लिश किया।
जी। ओके, आज प्राणिक हीलिंग में 23 से ज़्यादा क्लासेस होती है, कोर्सेज़ ओके, होते हैं। नाउ इसके ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई है जो आज कई सारी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है। यानी प्राणिक हीलिंग की किताब आपको हिंदी से लेके, तमिल से लेके, फ्रेंच से लेके किसी भी भाषा में आज अवेलेबल है। ओके। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करने के बाद इसे एक कला रूप को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया है। ये जो प्राणिक हीलिंग और एक जो साइकियाट्रिस्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, हाँ। साइकोलॉजिस्ट, हाँ, राइट, सॉरी। साइकोथेरेपिस्ट। तो इसमें क्या डिफरेंस आता है? बहुत अच्छा सवाल। ना जब एक आप साइकोथेरेपिस्ट एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो हम्म, अलग-अलग प्रकार की थेरेपीज़ आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं। हम्म, ये टॉक थेरेपी हो सकती है, ये आर्ट थेरेपी हो सकता है, ये रिटन थेरेपी हो सकती है। हम्म, और ये लोग प्राइमरीली आपको फिजिकली इन्वॉल्व करके, फिजिकली एंगेज करके आपसे कुछ कार्य कराते हैं, आपसे कुछ चर्चा करते हैं, जिससे आपके जीवन में बदलाव आता है। ओके, प्राणिक हीलिंग में हम आपको ना ही छूते हैं, ना ही हम दवाई देते हैं, ना ही हम आपसे ज़्यादा चर्चा करते हैं। हम्म, हम शुरुआत में सिर्फ ये जानते हैं कि भाई आपकी तकलीफ क्या है, कितनी पुरानी है, कब से है। उसके बाद एज़ अ हीलर हम आपसे शांति से बैठने के लिए कहते हैं, अपनी आँखें बंद करने के लिए कहते हैं। और एक हीलर सीधा आपके ऊर्जा शरीर पे कार्य करता है। ना जब ओके, वो ऊर्जा शरीर पे आपके कार्य करेगा, तो ये आपके ऊर्जा शरीर के अलग-अलग अंगों पे कार्य करता है। तो अच्छा, जैसे आपका लिवर है, पेट है, स्टमक, ओके, ठीक है? हाँ, हाँ, ऐसे ऊर्जा शरीर के जो अंग होते हैं उन्हें चक्र कहा जाता है। ओह, आपके शरीर में कई सारे चक्र हैं। प्राणिक हीलिंग में हम 11 चक्र के विषय में पढ़ते हैं। अच्छा, ना इन चक्रास के फिजिकल फंक्शन भी है और इन चक्रास के साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी है। तो अगर ओके, कोई इंसान मेरे पास ये तकलीफ लेके आता है कि उन्हें कमजोरी है, तो हम्म, कुछ एक चक्र ऐसे जो आपकी शारीरिक कमजोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एज हीलर्स हम क्या करते हैं, तो हम उन चक्र को संतुलित कर देते हैं। जैसे ही वो अच्छा, चक्र संतुलित हो जाए तो आपका ऊर्जा वैसे ही बढ़ जाती है। ना इसी प्रकार से अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे मोटिवेशन ही नहीं है, मुझे कुछ कार्य करने का मन ही अच्छा, नहीं कर रहा, मुझे काम ही नहीं करना, तो कुछ चक्र ऐसे हैं जो आपके मोटिवेशन, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली। तो उन चक्रा की पुरानी खराब एनर्जी आप निकाल दे, ताज़ी प्राण ऊर्जा वहाँ प्रवाहित कर दे, तो उसका मोटिवेशन लेवल फिर बढ़ जाता है। तो हम एज़ अ हीलर एक माध्यम का कार्य करते हैं, बट अच्छा, उपचार आपका शरीर ही खुद करता है। फिर अभी कैसे पॉसिबल है? तो आप देखेंगे तो आपका शरीर में कोई भी बीमारी आए, तो आपका शरीर सबसे पहले उसको बचाने की कोशिश करता है। राइट, फिर सादा कट लग जाए, वुंड हो जाए, घाव हो जाए, राइट, शरीर सबसे पहले खुद को बचाएगा। राइट, तो एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी, जहाँ शरीर का एक ज्ञान है, एक नॉलेज है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो खुद को जीवित रखना चाहता है और खुद को हील करना चाहता है। राइट, बट अब ये 2 लोगों में अंतर क्या आता है? भई मेरा शरीर और आपका शरीर इसमें अंतर क्या है? तो मे बी अच्छा, ऊर्जा का फ़र्क होगा। अगर आपकी ऊर्जा ज़्यादा संतुलित है, ज़्यादा बैलेंस्ड है, ऊर्जा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका शरीर खुद को ज़्यादा जल्दी ठीक करेगा। अच्छा, बट अगर किसी व्यक्ति के ऊर्जा शरीर में ऊर्जा कम है, असंतुलित है, कोई चक्र में ज़्यादा है, कोई चक्र में कम है, तो उसके शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता कम हो जाती है। ओह, इसलिए जैसे पहले मैंने कहा कि हम माध्यम बनते हैं, बट उपचार तो आप ही का शरीर खुद करता है, जब उसको संतुलन मिल जाए। मतलब ये थोड़ा ना मैजिकल लगता है। राइट। तो अभी ये बहुत अच्छी बात है कि इसका साइंटिफिक रिसर्च हुआ है और सारे व्हाइट पेपर्स जी, आ गए हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ लाइक हार्ड टू बिलीव। एग्ज़ैक्टली। उतना जल्दी से बिलीव नहीं होता है। तो जो लोग इस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, तो हुँ। उनको क्या मैसेज है आपका? अ सो सबसे पहले किसी भी चीज़ पे विश्वास तब तक नहीं आता जब तक आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो, हाँ, ठीक है? चाय में नमक है या शक्कर है, वो पीने पे ही पता चलता है, राइट? राइट, तो सिमिलरली ये थेरेपी काम करती है या नहीं करती, वो आपको एक्सपीरियंस करने में ही आपको ध्यान में आएगा। ना आपको विश्वास करना भी ज़रूरी नहीं है। हुँ, तो ऊर्जा शरीर या ऊर्जा का प्रवाह विश्वास पे निर्भर ही नहीं करता। ओह! ऊर्जा तो वैसे भी बहने वाली है। अब आपके विश्वास करने से या ना करने से सूरज उगता है और डूबता तो नहीं है। ये तो शायद, लॉ ऑफ नेचर है। तो उसी प्रकार से प्राणिक हीलिंग में जो हम प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर आप बिलीव नहीं भी करते, तो भी ये टेक्निक काम करती है। सो और यू मीन आप किसी नॉन बिलीवर पे ट्रीट कर रहे हैं, हम्म, हील कर रहे हैं उसे, तो हो जाएगा। उसमें श्रद्धा के कोई कोई उसमें भी नहीं रोल। नहीं, श्रद्धा का उसमें कोई रोल नहीं है। बस इतना है कि अगर मैं आपको फोन लगा रही हूँ, हुँ, हुँ, आपका फोन स्विच ऑन होना चाहिए, आपका फोन आंसरिंग मोड पे होना चाहिए। ओके, अगर एज लॉन्ग एज आपका श्योर, फोन शुरू है तो कॉल तो लगने ही वाला है। बट समझ अगर गया। कोई इंसान ऐसा कहता है कि मुझे ठीक ही नहीं होना,
फिर तो भाई डॉक्टर दुनिया का कितना भी अच्छा डॉक्टर क्यों ना, वो भी उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। जब एक इंसान मन ही मन में उसने ठान लिया है कि वो ठीक ही नहीं होना चाहता, वो उपचार ही नहीं कराना चाहता, तब ऊर्जा उस तक नहीं पहुंचती है। बट अगर कोई इंसान न्यूट्रल भी है, जिसको विश्वास भी नहीं है, बट वो चाहता है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ इस पद्धति के द्वारा, तो वो व्यक्ति भी ऊर्जा ग्रहण करता है। ओपन माइंड उसने वो एक्सेप्ट करना हाँ, चाहिए हीलिंग ट्रीटमेंट न्यूट्रल भी रहा तो चलेगा। राइट। अब जैसे कई बार हमारे कुछ जो पेशेंट्स या सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, यानी अच्छा। 5 साल का बच्चा है या एडीएचडी के लिए 6 साल के बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू है, तो उसको तो ना विश्वास है ना उसको पता है ये थेरेपी क्या करती है। इंटरेस्टिंग। बट ऐसे भी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, उनका तो मन खाली होता है, तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जब अगर एक इंसान न्यूट्रल भी है तो भी एनर्जी का फ्लो होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इनफैक्ट कई बार तो जैसे कई पेरेंट्स, अभी आज एक क्लास में पढ़ा रही थी, तो उसमें एक 3 महीने की बच्ची है, उसकी मम्मी ने कोर्स अटेंड किया। ठीक है, बच्ची अच्छा, 3 महीने की है ठीक है। और वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कई बार वो जब हील करते हैं वो शांत हो जाती है। ठीक है, अब वो छोटी बच्चे को ना विश्वास है, ना पता है, ना ज्ञान है, बट जब टेक्निक उसके ऊपर यूज की जाए तो उसमें भी रिजल्ट मिल रहा है। इसकी तो सब लोगों ने हमने झलक देखी है बचपन में, एग्जैक्टली क्योंकि नजर जो उतारे करते थे हमारी एग्जैक्टली दादी, करेक्ट। तो वो तो झलक देखी है और सही में फायदा होता था। हाँ, और आप देखेंगे तो रोता हुआ बच्चा शांत हो जाता था। हाँ, और किसी को हल्का हल्का बुखार है, कहते थे हरारत हो गई है, नजर उतार दो, वो इंसान बहुत अच्छा सो जाता था, नेक्स्ट डे बेहतर फील करता था। तो राइट, कला रूप में हम सभी ने इसे देखा है। बट जो आने वाली जनरेशन है वो पूछती है ऐसा क्यों, तो राइट। उनको क्या आंसर देंगे। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छी पद्धति है जहाँ तर्क के साथ बताया गया कि ऐसा क्यों किया जाता है, नमक ही क्यों यूज किया, हाथ ऐसे ही क्यों हिलाए, सामने से क्यों किया, पीछे से क्यों किया। तो राइट। सारी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन हम सीखते हैं इस क्लास में। तो शायद बहुत सारा नॉलेज रीजनिंग उसकी नहीं थी हमारे पास, इसलिए बहुत सारा विलुप्त हो गया है नॉलेज, ट्रू, ऐसा कह सकते हैं हम। एब्सोल्युटली ट्रू। अगर मैं खुद को भी देखूँ तो जब मैं छोटी थी, तो जब मम्मी दिया लगाते थे या अगरबत्ती लगाते थे, तो हमने स्कूल में सीखा था कि भाई पोल्यूशन होता है, हम्म, आप तेल जला रहे हो, आप किसी गरीब को दे दो। तो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल आता था और क्वेश्चन आता था। अच्छा। और हम जो हमारी पद्धतियां उनको विलुप्त होने दे दिया हमने, या हम भूलते चले गए। बट हाँ, आज जब हमको समझ में आता है कि भाई इससे ऊर्जा में क्या बदलाव आता है, तो Correct. वही चीज आप और दिल से और समझ के साथ करते हो। तो अगर हमें अपने ज्ञान को बचाए रखना है, या जो ये रिचुअलिस्टिक टेक्निक्स को डिटेल में समझना है, तो ये पद्धति आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। क्योंकि आप उन लोगों को साइंटिफिक आंसर दे पाएंगे, एक तर्क के साथ बता पाएंगे कि अगरबत्ती क्यों लगाई जाती है, दिया क्यों लगाया जाता है। क्योंकि राइट। अगर आप छोटी सी चीज देखें, डिटेल में भी अगर हम ना जाए, तो जैसे जब हमारी दादी या नानी हुआ करते थे, शाम होते से ही अगरबत्ती लगती थी और दिया लगता था, और सडनली घर का वातावरण चेंज। बदल हो जाता था। यस। बस एग्जैक्टली। बट वो क्यों होता था, क्या होता था, तब हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट आज जब हम उसको याद करते तो ध्यान में आता है कि यस। समय बदला है, एनर्जी चेंज हुई है, दैट वाज द सिग्निफिकेंस। राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें थी ना कि उनका रीजन हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, या दादी को, हो सकता है उनके पहले के जनरेशन्स को पता हो, लेकिन एब्सोल्युटली बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मे बी उसका इम्पोर्टेंस कम हो गया हो, क्योंकि जैसे हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो गई, तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई होगी, ये सब कुछ हो एब्सोल्युटली। सकता है बीच में। आप इन्वेजन ही सोच लीजिए, मुगल इन्वेजन हुआ, हाँ, राइट, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ, तो उस समय पे तो काफी चीजें विलुप्त हो गई, काफी चीजें। क्योंकि उन्होंने अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता लाई, और उतने में हमारा जो नॉलेज या जो ज्ञान था वो विलुप्त होते चला गया। राइट, क्योंकि मेरी दादी कहती थी दक्षिणेकडे पाय पाय करून झोपायचं नाही। हाँ राइट। लेकिन स्कूल का सिस्टम जो था ना, अभी तो हम बहुत स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, लेकिन उस समय तो मतलब बिल्कुल नास्तिक नास्तिक ही था। मतलब मेरा तो वैसा ही था कि मंदिर में भी नहीं जाता था, कुछ नहीं। तो क्यों नहीं सोना, दक्षिणो एग्जैक्टली क्या है, उससे क्या होने वाला है। लेकिन जब 12th का फिजिक्स पढ़ा, तो एग्जैक्टली 12th में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा अर्थ का एंड ऑल, तो उस समय समझ में आया। मतलब वो फिजिक्स के टीचर ने वो एग्जांपल देते हुए वो समझाया टॉपिक, राइट कि तुमको ऐसा ऐसा बताया होगा किसी ने कि दक्षिणेकडून पाय काढून झोपायचं नाही, एंड दिस इज व्हाट द रीजन इज। तो उनका लेक्चर ही वहां से स्टार्ट हुआ उनका पूरा उस समय। तो
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका रीजन ही नहीं पता, तो उसके कारण हम फॉलो ही नहीं कर रहे थे। एब्सोल्युटली। अब देखिए ना, सिंपल सी चीज, आज डॉक्टर्स कहते हैं विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, हाँ, और कहते हैं कि भाई आपने धूप में जाना चाहिए, सुबह राइट, की धूप में जाना चाहिए, शरीर पे धूप गिरनी चाहिए। राइट, और पहले के हमारे दादी या नानी सुबह उठ के सूर्य को जल राइट, चढ़ाते थे, राइट, राइट, और वो हर रोज कहते थे नहीं तुमने हफ्ते में एक बार तो भी ये करना ही चाहिए। और आज साइंस कहता है कि भाई अगर आपको विटामिन डी का डोज लेना है तो हफ्ते में कम से कम एक बार तो आप लीजिए, एज पर मेडिकल सुपरविजन। मैं मेडिकल एडवाइस नहीं दे रही हूँ, हाँ, हाँ, बट द आइडिया इज कि ये रिचुअल रूप में हमारे पास था। था, अगर हम वो आज भी करते तो शायद हमें कमियां नहीं होती। करेक्ट। आज साइंस कहता है कि भाई सही में ऐसा जरूरी है शरीर के लिए। इंडिया के पास इतनी धूप है, लेकिन इंडिया ही सबसे ज्यादा आई डेफिशिएंसी नो। झेल रहा है विटामिन डी की, क्योंकि हम कवर्ड ही रहते हैं। एक तो सुबह, आजकल तो हम सुबह करेक्ट, भी उठते नहीं हैं जल्दी। करेक्ट। और मुझे ये भी याद है कि आंगन भी नहीं रहे ना अभी, तो पहले कैसा है, वो आंगन में स्पेशली विंटर्स में ऐसा ऑयल वगैरह लगा के धूप लिया जाता था। करेक्ट, करेक्ट, वो भी सब चले गया। करेक्ट, करेक्ट। अ, तो जो हम बात कर रहे हैं ना कि भाई पहले के लोगों को शायद रिचुअलिस्टिक या कला रूप में चीजें पता थी, पता थी, बट आज धीरे धीरे उसके हर चीज का एक तर्क बाहर आ रहा है। राइट, तो इसी तरीके से आज प्राणिक हीलिंग की वजह से मुझे कम से कम समझ में आ रहा है अपने कल्चर और रिलीजन के बारे में और गहराई में। और जो जैसे राइट, आप कह रहे थे ना कि आप नास्तिक थे, तो मेरे साथ भी ऐसे ही सिचुएशन था। हाँ, पोल्यूशन क्यों करना है, दिया क्यों लगाना है। बट आज बिकॉज ये टेक्निक या ये पद्धति मेरे पास है, मैं अपने ही कल्चर और रिलीजन को और गहराई से समझ भी पा रही हूँ, अप्रिशिएट भी कर पा रही हूँ, और हाँ, दूसरों को भी समझा पा रही हूँ। तो राइट, आने वाली जनरेशन तक अगर हमें अपने कल्चर और रिलीजन, और एक्चुअली सभी कल्चर्स और रिलीजन को बनाए रखना है, तो ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा हमें मदद करेगी। करेक्ट, और क्योंकि प्राणिक हीलिंग में हर कल्चर और रिलीजन का इट्स अ सिंक्रोनाइज्ड या एक बहुत सुंदर उसको जुड़ाव दिया है, हाँ, तो आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट करते हो। ऐसा ही नहीं कि एक ही कल्चर या रिलीजन को आप रिस्पेक्ट करोगे, आप राइट, सबको समझते हो, सबको समझने की राइट, कोशिश करते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। करेक्ट। एक एक प्रकार से पूरे दुनिया का जोड़ है इसमें, क्योंकि एब्सोल्युटली। सारे सारे मतलब ऑलमोस्ट, जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट सारी कल्चर्स का स्टडी है ना, वो कंबाइंड स्टडी है। जी। So that is beautiful thing about this. एब्सोल्युटली। Nice. अच्छा, इसमें और एक पॉइंट था जो मैंने नोट डाउन किया था कि काफी लोगों का इसका कहना है कि प्लेसेबो इफेक्ट होता है। तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? प्लेसिबो इफेक्ट हम तब कहते हैं जब आप किसी को कोई मेडिसिन दे जिसमें कोई एक्चुअली या कोई ट्रीटमेंट दे जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया, और वो व्यक्ति Okay. अपने ही मन की शक्ति या अपने ही ऊर्जा को खुद बैलेंस करके अपना उपचार कर लेता है। हाँ, हाँ, नाउ प्राणिक हीलिंग में कई बार हमारे पास ऐसे भी सब्जेक्ट्स आते हैं जो कोमा में हैं, जो बेहोश हैं, जो अच्छा, कुछ बोल चाल नहीं कर पाते, उनके ऊपर भी जब ट्रीटमेंट दी जाए तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स आता है। तो यहाँ पे जब हम ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ या ऐसे क्लाइंट्स का हीलिंग करते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि ये प्लेसिबो तो नहीं है। ठीक है। नाउ अगर मैं खुद का ही एग्जांपल लूँ, तो जब मैं प्राणिक हीलिंग में आई थी तो मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग मेरा शुरू था, और मुझे अस्थमा की तकलीफ थी। मुझे अच्छा, 3 साल की उम्र से अस्थमा था, ओके, काफी सीवियर था, मेरे स्टेरॉइड के इनहेलर्स चलते थे, एलर्जी से जुड़ा हुआ था। तो जब मैं प्राणिक हीलिंग में आई, मेरा सबसे पहले सवाल था ऐसे थोड़ी होता है, सही में थोड़ी सी हीलिंग काम करती है। राइट, तो मैं भी बहुत स्केप्टिकल माइंडसेट से आई थी, हाँ, बट क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई किया था, मैं एलोपैथी भी, मेरे इनहेलर्स तो चलते ही थे, मैं होम्योपैथी दवाइयाँ भी ले रही थी। किसी ने कहा कि चिकलधारा में एक गुरुजी है, वो पूर्णिमा के दिन एक जड़ी देते हैं, वो भी राइट, जड़ियाँ खाई है मैंने, हाँ, हाँ, बट एज सच इतना आराम तो नहीं आ रहा था। तो ये भी ट्राई करने में तो क्या ही नुकसान है। तो मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा, और मैंने सिर्फ 3 महीना लगातार बिना सोचे स्टेप्स या टेक्निक्स फॉलो करना स्टार्ट की। अच्छा, तो पहले 3 महीने के अंदर मेरा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक था वो कम हुआ। ठीक है। ओके, तो जहां मैं एक स्केप्टिकल माइंडसेट से आ रही हूँ कि जिसको भरोसा ही नहीं है इन सारी चीजों पे, उसने भी टेक्निक अप्लाई की तो उसको थोड़ा सा थोड़ा सा भरोसा आने फायदा लग मिला। गया। तो जब थोड़ा फायदा मिला तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। हम्म, ना इंटरेस्टिंगली जो मेरे कोर्स के ट्रेनर हैं वो खुद मेडिकल डॉक्टर है, डॉक्टर प्रशांत राघवन, ओह, जिनसे मैंने क्लास सीखा था। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, डॉक्टर इंटरेस्टिंग, सही में ऐसा होता है क्या? तो उन्होंने मेरे हम लोग चक्रास को स्कैन करके देखते हैं, चक्रास को जानते हैं कि भाई आपके चक्रास में क्या इम्बैलेंस हो सकता है। तो उन्होंने मुझसे परमिशन ली, उन्होंने कहा मैं आपके चक्रास स्कैन करूं, तो परमिशन के साथ उन्होंने मेरे चक्रास को स्कैन किया, और उन्होंने कहा कि आपका अस्थमा तो इमोशनल नेचर का है,
तो मेरा नेक्स्ट सवाल था 4 साल के बच्चे को क्या इमोशन रहेगा कि उसका अस्थमा डेवलप हो जाए? तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप पहले प्रैक्टिस करके देखो। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप प्राणिक हीलिंग के साइकोथेरेपी कोर्स तक सीख के देख लेना। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने बेसिक प्राणिक हीलिंग तो किया, प्रैक्टिस की और कुछ फ्रेंड्स ने मेरी हीलिंग भी की। तो मुझे फ्रीक्वेंसी कम होने से रियलाइज़ हुआ कि एक टेक्नीक काम करती है। फिर अब क्यूरियोसिटी थी कि भाई जानते हैं कि भाई आगे क्या है। तो मैंने फिर एडवांस्ड और साइकोथेरेपी कोर्स सीखा और मेरे जो एडवांस और साइकोथेरेपी के इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे बॉम्बे के। तो मेरा अच्छा। दूसरा सवाल था इतने बड़े व्यक्ति ये क्लास क्यों सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने सोचा चलिए क्लास तो कर ही लेते हैं। जब मैंने साइकोथेरेपी का क्लास किया तो क्लास में बताया गया कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक वुमन बहुत स्ट्रेस के थ्रू जाती है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे होता है। अच्छा। तभी तक तो मुझे आइडिया नहीं था कि मम्मी की प्रेगनेंसी कैसी थी। हाँ। तो क्लास में ये सीखने के बाद मैं घर गई और मैंने मम्मी से पूछा। तो मैंने कहा हाँ क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी तो चिंता थी तुम्हारी हेल्थ की, बाकी चीज़ों की। और तब मेरी वो थ्योरी मैच हो गई। अच्छा। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्राणिक साइकोथेरेपी की टेक्निक खुद के ऊपर यूज़ करना स्टार्ट किया और एडवांस प्राणिक हीलिंग की टेक्निक कंटिन्यू की। तकरीबन 7 से 8 महीने की हीलिंग और मेडिटेशन के प्रैक्टिस के साथ मेरा शरीर पूरा हील हो गया और आज तकरीबन 11 से 12 साल हो गए मुझे अस्थमा अटैक नहीं आया। तो आपने एज ए पेशेंट जर्नी आपने शुरू की थी। हो और इससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि देखिए मैं तो स्केप्टिकल थी ना, मुझे तो भरोसा ही नहीं था। मैं सिर्फ करना है, करने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। और मुझे जब चेंज आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये पद्धति काम करती है। और एक और मैं आपको सुंदर एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैं महिंद्रा में जॉब कर रही थी 2013 या 14 में, 13 से 14 में। और तब मैं ना प्राणिक हीलिंग रेगुलरली प्रैक्टिस कर रही थी। तो हमारे कंपनी में बहुत स्ट्रेसफुल टाइम शुरू था। तो मेरे मैनेजर ने एक दिन पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो कि आप बहुत स्ट्रेस फ्री रहते हो, आपका काम भी हो जाता है, चीज़ें आसानी से हो रही है, बट बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं प्राणिक हीलिंग की थेरेपी करती हूँ खुद के लिए। तो ये सुन के मेरे मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया कि हम प्लांट इंजीनियरिंग टीम लेवल पे एक मेडिटेशन ऑन स्ट्रेस रिलीफ कराते हैं। तो ऐसे करके मेरे ऑफिस में मेडिटेशन हुआ था 70 लोगों की टीम के लिए, 20 से 70 लोगों की टीम के लिए अलग अलग ऑफिस में। और उसके बाद मेरे एक बॉस थे, एक पैरेलल बॉस थे जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि उनके ग्रैंड चाइल्ड को ल्यूकेमिया हुआ है, 10 साल का बच्चा है, ब्लड कैंसर है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं हीलिंग नहीं करती हूँ, मैं मेडिटेशंस कर सकती हूँ बट हीलिंग करना मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं आपको किसी एक अच्छे हीलर से मिला देती हूँ, वो उस बच्चे का हीलिंग कर देगा। तो सर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम ही उस बच्चे का हीलिंग करो। अब एक तो मुझे हीलिंग मैं इतने रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करती थी, तो मैंने कहा कि चलो बॉस है तो मैं मना भी नहीं कर सकती। तो मैंने अग्री किया। फिर किताब खोली, किताब में दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। पहले वो बच्चे को कोई विश्वास ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है उसका हीलिंग शुरू है। और मैं हॉस्पिटल जाके 2 या 3 बार मैं उसके बेड के बाजू में बैठ के उसका हीलिंग करती थी। तो बच्चा मोबाइल में क्रिकेट देख रहा है, गेम खेल रहा है, सिर्फ अपनी मम्मी की गोदी में बैठा रहता था। मैंने उस बच्चे की 3 हीलिंग की और 3 हीलिंग किया तो उसके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा शॉक था या सरप्राइज था ये कि शॉकिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो ना कि रेगुलर हीलर हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ हीलिंग में, मैं तो सिर्फ किताब के दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ। तो ये सोचा मैंने कि चलो कोइंसिडेंस है, एक बार फ्लूक हो गया, गलती से हो गया, ठीक है। और क्योंकि वो बच्चे के रिपोर्ट्स नॉर्मल आए थे और उसके अभी भी कीमो बची हुई थी, कीमोथेरेपी, तो वो बहुत खुश थे और डॉक्टर्स भी बहुत खुश थे कि बच्चा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो फिर मेरे मैनेजर, वो सर ने कहा कि आप अभी डिसकंटिन्यू कर दो। तो मैं भी शांत हो गई कि ठीक है चलो एक बार एटलीस्ट किसी को फायदा मिला इस टेक्निक से। आई थिंक उसकी 2 या 3 कीमो और हुए उस बच्चे की, उसकी फिर से ब्लड रिपोर्ट बहुत खराब आई, बहुत उसका बॉडी ये हुआ अफेक्ट। तो फिर सर ने कहा कि अरे तुमने जो हीलिंग की थी ना उसका असर एक्सपायर हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है सर, ट्राई करके देखते दोबारा। फिर मैंने शायद उस बच्चे की 2 या 3 हीलिंग फिर की और उसके ब्लड रिपोर्ट्स दोबारा नॉर्मल आए। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो थेरेपी है इसमें प्लेसिबो करके कुछ नहीं है। अगर आप नहीं भी एक रेगुलर हीलर हो, बट अगर आप टेक्निक फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स किसी ना किसी डिग्री पे, किसी ना किसी स्तर पे मिलेंगे। इट इज एज सिंपल एज अ कुक बुक। आप किताब खोलो, रेसिपी निकालो, रेसिपी फॉलो करो तो सब्जी तो बनने वाली है, आपकी डिश तो बनने वाली है। कितना पावरफुल होगा ये नहीं सोचा था मैंने। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। एक्चुअली ये जो एक्सपीरियंस था ना मेरा, ये टर्निंग पॉइंट था जहां मैंने डिसाइड किया कि मैं ना अब
इंजीनियरिंग के जगह पे प्राणिक हीलिंग फुल टाइम करती हूँ, क्योंकि मुझे वो रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं एक रेगुलर हीलर नहीं भी हूँ और सिर्फ किताब में दिए गए प्रोटोकॉल को फॉलो करके अगर किसी की जान बच सकती है या किसी की तकलीफ कम हो सकती है, तो मैं इसे फुल टाइम क्यों ना करूँ। एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं जॉब छोड़ के अब प्राणिक हीलिंग करती हूँ। तो इसमें कुछ ऐसा है क्या, मतलब जैसे गिफ्टेड रहते हैं लोग, कोई बहुत अच्छा सिंगर रहता है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, तो ऐसा कुछ है क्या आपके साथ कि आप मतलब गिफ्टेड हीलर हो? ऑनेस्टली मैं तो अपने आप को गिफ्टेड हीलर मानूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे कभी कोई एक्सपोजर ही नहीं था हीलिंग फील्ड का प्राणिक हीलिंग में आने से पहले। हाँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे उस कॉलेज डेज में क्यूरियोसिटी होती है तो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेते हो, न्यूमरोलॉजी पढ़ लेते हो, बट हीलिंग पद्धति ये मेरे लिए पहली थी। और मेरा, क्योंकि अगर जो लोग आप देखेंगे ना, जो लोग गिफ्टेड होते हैं तो उनके लिए बहुत नेचुरल होता है वो आर्ट को एक्सप्लोर करना या वो कला को महसूस कर पाना या उसको एप्लीकेशन में लाना। मेरे लिए ऐसा होता था कि मुझे मेहनत करके हीलिंग करनी पड़ती थी, किताब पढ़ के हीलिंग करनी पड़ती थी। अच्छा। तो अपने एक्सपीरियंस से तो कहूंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गिफ्टेड हो तो ही आप हीलिंग कर सकते हो। हाँ, अच्छा। अगर आप मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो। अगेन सेइंग द सेम थिंग, कुक बुक है, किताब खोलिए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब जैसे हम कोड करना सीखते हैं उसी तरह ये भी सीख सकता है ये कोई भी सीख सकता है, बस एज 16 इयर्स एंड अबव होना चाहिए तो आप क्लास में आ सकते हैं। ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग। क्योंकि जनरली आर्ट्स का अगर हम देखें, आर्ट्स का कुछ भी, मतलब मुझे अगर AR रहमान भी पढ़ाने आ गए तो भी मैं गाना नहीं सीख सकूंगा तो है ना, तो वो आपके अंदर होना चाहिए वो चीज, तो ही वही कला के क्षेत्र में आप सीख सकते हैं फिर आगे। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, एनीवन कैन लर्न। एनीवन कैन लर्न। इनफैक्ट जैसे कई बार क्लास में 16 साल से 80 साल का भी व्यक्ति होता है, तो एज भी इसमें कोई बार नहीं है। जब तक आपकी इच्छा शक्ति, आप सीखना चाहते हो, तो कोई भी एज हो आपका, आप बिल्कुल इसे सीख सकते हो। इंटरेस्टिंग। तो इस इंडस्ट्री में क्या कुछ फेक लोग भी हैं? फेक तो नहीं कहूंगी, बट जैसे हर इंडस्ट्री में आपको थोड़े इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, इसमें भी कई बार कुछ लोगों को खराब एक्सपीरियंस आता है, बट वो व्यक्ति पूरी पद्धति को डिफाइन नहीं करता। कभी कभी अगर किसी को कोई खराब एक्सपीरियंस आ भी रहा है तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप क्या करें कि वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग का एक वेबसाइट होता है, तो worldpranikhealing.com इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि ऑथराइज्ड ट्रेनर्स या सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है। तो आज प्राणिक हीलिंग 126 कंट्रीज में, इंडिया में भी कई जगह पे कई सारे इसके सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक ऑथराइज्ड इंस्ट्रक्टर या ऑथराइज्ड सेंटर में जाएंगे तो ये इंश्योर करेगा कि आपको सही पद्धति मिल रही है, आप सही व्यक्ति से कनेक्टेड है और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग, मतलब इसमें ऑथराइज्ड सर्टिफिकेशन होता है? हाँ जी, आज प्राणिक हीलिंग जो है आपके सारे ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में है। हर स्टेट में कई सारे सेंटर, जैसे नागपुर में हमारा जो सेंटर है वो धर्मपेट में है। तो ऐसे ही अगर आप चाहें कि मुंबई में सेंटर कहाँ है या थाने में सेंटर कहाँ है या बैंगलोर में सेंटर कहाँ है, आप उस वेबसाइट पे जाके सारी ऑफिशियल डिटेल्स वहां से ढूंढ सकते हैं। ये जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत बार कुछ कला रूप से जो रहती हैं ये हीलिंग टेक्निक्स, उसमें एक स्टेट में अलग तरीके से होती है, दूसरी स्टेट में अलग तरीके से होती है ना, लेकिन इसमें ये जो कि ऑथराइज्ड सर्टिफिकेशन है, तो जो टेक्निक आप यहाँ यूज कर रहे हैं वही सेम टेक्निक जापान में यूज हो रहा होगा, वही टेक्निक ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम टेक्निक यूज हो रहा होगा, सेम एज एलोपैथी। हाँ, तो मास्टर चोकुक्सुई ने ना क्या किया, वो चाहते थे कि ये टेक्निक ज्यादा से ज्यादा लोग सीखे। तो उन्होंने बाकायदा एक ट्रेनिंग मैनुअल बनाई है। तो अगर आप मुझसे सीखे, मेरे किसी कलीग से सीखे, आप ऑस्ट्रेलिया में सीखे, यूरोप में सीखे, नॉर्थ अमेरिका में सीखे, आप किसी भी कॉन्टिनेंट में भी जाके अगर वहां के ऑथराइज इंस्ट्रक्टर से कोर्स सीखेंगे तो आपको वैसा ही कोर्स पढ़ाया जाएगा। ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। एब्सोल्युटली। और इसमें कैसा है ना कि चांसेस कम रहेंगे कि टेक्निक विलुप्त हो जाए, क्योंकि रिपीटेशन तो वही है, टेक्निक्स तो वही है, फॉलो तो हम सब वही कर रहे हैं, तो कहीं वेल डॉक्यूमेंटेड है सब अभी, काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है। और साथ ही साथ कैसा ना, प्राणिक हीलिंग का एक रिसर्च सेंटर भी है मैसूर में। डॉक्टर श्रीकांत जोयस करके एक हमारे रिसर्चर हैं, प्राणिक हीलर हैं, जो कई सारे ऐसे रेगुलर रिसर्चेस कर रहे हैं इस फील्ड में, और उनके रिसर्च भी जो है ना worldpranikhealing.com पे ये सारे रिसर्चेस भी अवेलेबल है। साथ ही साथ जैसे प्राणिक हीलिंग में ना कई सारे मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं। तो हमारे एक मास्टर प्राणिक हीलर है जिनका नाम है डॉक्टर ग्लेन मेंडोजा।
ये यूएस में बेस्ड है और ये खुद नियोनेटोलॉजिस्ट रह चुके हैं। अच्छा। तो ये भी कई सारी रिसर्चेस कर रहे हैं, रिसर्च पेपर्स बना रहे हैं कि भाई प्राणिक हीलिंग के द्वारा या इसमें सिखाए गए ध्यान के द्वारा शरीर में, ब्रेन में, इनमें क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं। तो उनकी एक बहुत सुंदर रिसर्च है जहाँ पे वो बात करते हैं कि जब आप ये पद्धति यूज करते हो तो आपका ब्रेन का वेवलेंथ जो है वो एक ऐसी स्टेट में जाता है जहाँ आपका बॉडी खुद को ज्यादा जल्दी हील कर पाता है। तो वो भी एक बहुत प्यारी रिसर्च है। तो जैसे आपका सवाल था, तो हाँ, आज इस फील्ड में भी जैसे हम प्राणिक हीलिंग कह भी रहे हैं तो कई सारे साइंटिफिक लोग जुड़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और हम शायद काफी सारे लोगों तक ये रिसर्च भी पहुंचा पाएंगे। नाइस। क्योंकि मैंने कभी बहुत पहले एक वीडियो देखा था, एक छोटा सा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, डेयरी का था वो, बहुत सारे गाय थी वहां पे एंड दे डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग म्यूजिक कि जब म्यूजिक लगाते थे वो तो बहुत अच्छे से दूध देती थी वो गाय, ज्यादा दूध देती थी, प्रोडक्शन कुछ बढ़ जाता था। ऐसा बहुत सालों पहले मैंने देखा तो वो अभी एकदम मेरे मन में आया वो। जी। तो उपचार पद्धति कई प्रकार की होती है। तो जैसे आपने शेयर किया कि म्यूजिक के द्वारा भी ऐसे एक बदलाव देखा गया है, तो दैट इज ट्रू। तो अब जब हम कभी ओवरथिंक करते हैं या फिर कुछ इमोशनल बैगेज होता है तो क्या इसकी हमारे एनर्जी पे इसका इफेक्ट होता है? डेफिनेटली होता है। अब देखिए, जब आप उदास होते हो हाँ। तो आपको मैं 1 लाख रुपए भी दे दूं, जाओ शॉपिंग कर लो, आप नहीं निकलोगे घर के बाहर। राइट। क्यों नहीं? भाई 1 लाख रुपए जाके खर्च कीजिए। बट क्योंकि आप उदास है, सडनली आपको कुछ करने का मन नहीं होता, आपका एनर्जी लेवल ही कम हो जाता है। आप देखेंगे तो आपका चाल चलन बदल जाता है, आप बहुत थके हुए से रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को ड्रैग कर रहे हो। राइट। बट वहीं पे जब आप खुश रहते हो, आप सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक भी मेहनत कर ले तो आपको थकावट ही नहीं होती। राइट। तो हमारे इमोशंस हमारे ऑरा और हमारे चक्र को डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं। अगर आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं तो आपका ऑरा और चक्र का साइज बड़ा होता है, जिससे आपके पास ऊर्जा ज्यादा होती है, आप ज्यादा कार्य ज्यादा सफलता के साथ कर सकते हो। और वहीं पे जो अगर व्यक्ति उदास है, क्रोध में है, घृणा की ऊर्जा लेके चल रहा है, तो उस व्यक्ति का ऑरा छोटा होता है, उसके चक्र छोटे होते हैं, उसको तनाव ज्यादा आएगा, वो कुछ कार्य करने भी जाएगा तो वो कार्य उल्टा हो जाता है या कार्य में रुकावटें काफी आती है और वो बहुत स्ट्रगल करता है। तो आप देखेंगे जो खुश है उसके काम होते जाते हैं, जो इमोशनली अफेक्टेड है तो उसके काम अटकते तो हैं। डिप्रेशन का और इसका गहरा संबंध होगा फिर? हाँ जी। तो जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो ऊर्जा के स्तर पे ऐसा देखा जाता है कि उसकी ऊर्जा बहुत कम है, बहुत छोटी है। और राइट। साथ ही साथ जो चक्र आपके खुशी को कंट्रोल करते हैं, मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं, कार्य करने की इच्छा को कंट्रोल करते हैं, वो सभी चक्र में ऊर्जा खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्ति को आप कितना भी बोले, आप देखेंगे कई बार फैमिली वाले बोलते हैं अरे ये तो घर के बाहर ही नहीं निकलता, राइट। हाँ। बट वो इंसान को बोलने से कोई मदद नहीं होने वाली। हाँ। आप उस इंसान के पीछे लगेंगे कि तुम बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, ये खाओ, वो खाओ, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। जब तक उसका ऊर्जा शरीर बदलता नहीं है, उसके शरीर में बदलाव नहीं आते। कभी-कभी ये जो डिप्रेशन है, ये ना कि सिर्फ ऊर्जा शरीर से जुड़ा हुआ, बट कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी जुड़ा हुआ होता है, जो अच्छा। आपको आपके जनरल फिजिशियन हेल्प करते हैं पहचानने में। बट अगर वो आपके शरीर की तकलीफ नहीं है, तो अगर वो सिर्फ साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो प्राणिक हीलिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें आते हैं। तो क्या प्राणिक हीलिंग ट्रॉमा को भी ट्रीट कर सकती है? बहुत अच्छे से। ना जब आप कहते हैं कि भाई ट्रॉमा है, तो ट्रॉमा क्या है? तो आपकी लाइफ में एक ऐसी घटना हुई या नहीं हुई जिसका सदमा आपके साथ बैठ गया। हाँ। ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग छोटे बच्चे को डराते हैं, अंधेरे में मत जाओ वहाँ भूत है। राइट। ठीक है? बच्चा फिर भी जाता है अंधेरे में, तो आप जोर से आवाज निकालते हो, बच्चा और डर जाता है। हाँ। और फिर क्या हुआ, तो आपने उसको इतना डरा दिया कि अब वो मन बच्चा में 10 साल का हो गया तो वो अकेला वॉशरूम नहीं जाएगा, मम्मी लाइट नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो एक चीज घटना आपने ऐसी उसके साथ जीवन में की कि वो डर उसके मन में बैठ गया। ये डर को ट्रॉमेटिक फियर एनर्जी कहा जाता है। और ये जब आपके चक्रास में बैठ जाता है, तो जब आप उसी सिचुएशन में वापस जाते हो तो सडनली आपका भय बढ़ जाता है। ठीक है? राइट। नाउ अब ये तो साधारण सी बात है, ये तो हमने बचपन में एग्जाम्पल देखा है ना। आप सोचिए कि कभी ऐसा होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, आपके साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया आपकी बात पे, तो अगली बार आप हिचकिचाएंगे किसी से बात करने के लिए, क्योंकि करेक्ट। कहीं पे किसी ने आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया, कुछ हुआ नहीं, वो बात मन में बैठ गई, तो अगली बार आप बोलने से या बात करने से कतराएंगे, तो वो भी ट्रॉमा बैठ गया। अब ये जब ट्रॉमा बैठता है ना, तो हम अलग अलग तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और सबसे आसान तरीका है इसको समझने का कि एक जानवर को ले लीजिए।
अच्छा। जानवर को कोने में कर दो और उसको डराओ, तो क्या करेगा वो जानवर? भागने की कोशिश करेगा। तो कई बार जब आपका ट्रॉमा ट्रिगर होता है तो आप सोचते हो कि मुझे ये सिचुएशन में रहना ही नहीं है, मुझे भाग जाना है। बराबर। ठीक है हाँ। ना, ऐसे लोग घर छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे लोग दोस्ती तोड़ देंगे, बात ही नहीं करेंगे। फिर आप ऐसे ही जानवर को अगर कोने में अटकाओ, डराओ उसको, तो वो ना प्यार से पंजा देने की कोशिश करेगा कि मैं अच्छा हूं, मुझे मत मारो, राइट? तो ऐसे लोग क्या करेंगे? तो कठिनाई में या जब उनका ट्रॉमा ट्रिगर होगा तो बार बार सॉरी कहेंगे, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। अच्छा। उसको फॉनिंग कहते हैं। नाउ अगेन गोइंग बैक टू द एनिमल, अब वो जानवर को आप डराओ तो आपको डराने की कोशिश करेगा, वो अटैक करने की कोशिश करेगा। अगर कुछ लोगों का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाए, सबसे पहले झगड़ने पे उतर आते हैं। आपने देखा है कुछ लोग बेमतलब झगड़ लेते हैं। हाँ। वो शायद आपको लेके रिएक्ट नहीं कर रहे, बट उनका कोई ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा है जिससे वो इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक जानवर को कोने में रख के डराओ तो वो एकदम दुबक जाएगा, डर जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे लाइफ में, तो जब उनका ट्रॉमा ट्रिगर होता है तो वो चुप हो जाएंगे, उनको याद ही नहीं आएगा क्या कहना है, और झगड़ा खत्म होने के कई घंटों बाद याद आएगा, अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं, क्योंकि झगड़े के समय पे सब कुछ वाइप आउट हो गया था। तब ये ट्रॉमा की एनर्जी है कहाँ? तो ये ट्रॉमा की एनर्जी हम प्राणिक हीलिंग पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि ये आपके चक्रा और ऑरा में बैठती है। अगर ये नहीं है तो बाहर मिल जाती है, यानी बाहरी स्तर पे मिल जाती है। अगर ये पुरानी है तो चक्र की गहराई में बैठी होती है, और जब तक उसको आप ऊर्जा स्तर से नहीं बदलते, आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स नहीं बदलता। और कई बार रिलेशनशिप्स में देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े कुछ नहीं है, बट उनके खुद के ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज है। वाइफ को झगड़ना है, हस्बैंड को शांति चाहिए, हस्बैंड भागना चाहता है, और वो वाइफ कहती है आप तो मेरी बात ही नहीं समझते। हस्बैंड कहता है मुझे शांति दे दे, मैं शांत होके वापस आऊंगा, फिर हम बात करेंगे, और इस चक्कर में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। बट अगर आप इमेजिन करो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपने ट्रॉमा पे काम करे, दोनों अपने चक्रा या ऊर्जा शरीर से एनर्जी को हटाए, तो कितना सुंदर वो रिलेशनशिप हो सकता है। तो इनडायरेक्टली मैरिड रिलेशनशिप्स भी इससे अच्छी तरह से ट्रीट हो सकती हर किसी के, अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी नहीं है ना, आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हो इन टेक्निक्स का यूज करके। नाइस। मतलब तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स को टच करता है प्राणिक एनर्जी। हाँ जी। तो जो रिसर्चर है हमारे ग्रैंड मास्टर चोकोक्सुई, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में भाई 4 प्रॉब्लम्स रहती है लोगों को। अच्छा। एक है शारीरिक तकलीफ, जहाँ आपको दर्द है, तकलीफ है, कोई शरीर का भाग काम नहीं कर रहा, तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज के लिए प्राणिक हीलिंग मदद करता है। फिर रिलेशनशिप चैलेंजेस होते हैं, शरीर तो ठीक है, पैसा भी ठीक है, बट रिश्तों में तनाव है, तो वो भी इंसान संतुलित नहीं है। का रिलेशनशिप भी अच्छा है और शरीर भी अच्छा है, बट पैसे की तकलीफ है। तो प्राणिक हीलिंग में उसके लिए भी सोल्यूशन है। आप फाइनेंशियल हीलिंग कर सकते हैं खुद का, और साथ ही साथ में कुछ लोग होते हैं जिसका पैसा भी अच्छा है, रिलेशनशिप भी अच्छा है, शरीर भी अच्छा है, बट मन में खालीपन है, जिसको स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस कहते हैं। तो जो आध्यात्मिकता में व्यक्ति इंटरेस्ट रखता है, उसके लिए भी कई सारे नॉलेज शेयरिंग कोर्सेज हैं, जहाँ पे उसकी ये आध्यात्मिक जरूरतों को भी पूरा किया जाता है, उसकी जो स्पिरिचुअल क्रेविंग है उसको भी एड्रेस किया जाता है। तो प्राणिक हीलिंग में आपको शरीर, आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के सभी के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। 3 तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल में ये कैसा हेल्प करेगा? तो आप सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने कितनी बार देखा है कि आप कहते हो कि अरे ये इंसान तो पैसे ही नहीं देगा, और वो पैसा कभी आता नहीं है। राइट। और कभी ऐसा होता है कि आप पैसे देके भूल जाते हो, और कुछ समय के अंदर वो पैसा आ भी जाता है। तो कई बार हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे जीवन में हम कितनी धन, लक्ष्मी या सुख समृद्धि अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। आप देखिए, इंटरेस्टिंग। इट डज, राइट? आप देखिए कि जब हम छोटे थे, अगर आपके पेरेंट्स ने आपने कोई चीज मांगी, आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन में बोल दिया पैसे के पेड़ में उगते हैं, तो वो चीज आपके मन में बैठ गई। आज अगर आप वही कोई चीज खुद के लिए खरीदने जाओगे तो आप सोचोगे पैसे के पेड़ में उगते हैं। ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपको उनके दिए गए अच्छे ज्ञान के साथ साथ कुछ ऐसे विचार जो शायद आज काम के नहीं है, वो रोकते हैं। अच्छा। आप देखिए, अगर आप एक जॉब करने वाली फैमिली से हैं, ठीक है, तो वैसा बच्चा ज्यादातर जॉब में ही जाता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने वही विचार डाला है कि बच्चे तुमको स्टेबल इनकम चाहिए, तुमको स्टेबल इनकम रहेगी तो तुम्हारा लाइफ अच्छा है। बट वो बच्चे का मन अगर बड़े होके, वो इंसान का मन है कि मैं कोई बड़ा बिजनेस करूं, मैं कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाऊं, या मैं कोई बड़ी काम की तरफ जाऊं, तो उसको वो जो विचार बचपन में डाला गया उसको रोकेगा, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने से कतराएगा या डरेगा।
तो Right. इस प्रकार से जब आपकी ऊर्जा शरीर में दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा या विचार या जिसको हम संस्कार कहते हैं, अच्छे भी संस्कार होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, Right. तो ये ऊर्जा जब आपके शरीर में है और ये आपको सफल होने से रोकती है तो आपके फाइनेंसेस भी अफेक्ट होते हैं। Oh, interesting. मतलब आप चारों एस्पेक्ट्स को टच करते हैं। हम चारों एस्पेक्ट्स को टच कर सकते हैं और सबसे अच्छी चीज पता है प्राणिक हीलिंग की क्या है? उसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा। बार सीख जाए और आप खुद के ऊपर ये खुद टेक्निक भी प्रैक्टिस करें तो आपको इसका फायदा मिलेगा। जैसे कई लोग जब प्राणिक हीलिंग सीखते हैं तो हमारा मोटो क्या होता है कि भाई आप सीख लो और खुद को सक्षम बना लो। ओके। आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, आप जरूर आके हमसे पूछिए, हम आपको वो सपोर्ट तो देने ही वाले हैं। बट हम पेशेंट्स नहीं बनाना चाहते, हम हीलर्स बनाना चाहते हैं ताकि एक इंसान खुद सक्षम होके खुद के जीवन को बदले। और आज हमें वैसे ही तो चाहिए ना। अगर डॉक्टर्स कम है, पेशेंट ज्यादा है तो सबको तो आराम नहीं मिलेगा। बट अगर इक्वल क्वांटिटी में है या आप खुद का खुद ध्यान रख सके तो इससे अच्छी बात क्या है। बहुत तो इंटरेस्टिंग। एक चीज आज मुझे एक क्लास जो मैंने किया था तो वहाँ एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि मैम आप आज ये मोर देन 14-15 ईयर्स से आप ये टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको इतने साल से ऐसा क्या मोटिवेशन है कि आप ये आज भी सिखा रहे हो? आपने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया, आपने एमटेक किया है, फिर भी आप अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कुछ कनेक्शन नहीं है। राइट। और जब उसने मुझे आज ये सवाल पूछा ना तो मेरे मन में सोचने लगी कि मैं ऐसे क्यों करती हूँ। और मुझे एक चीज रियलाइज हुई, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब एक इंसान खुद सक्षम होकर अपने जीवन को बदल सकता है। एंड आई थिंक दैट इज माई मोटो कि लोग अपने जीवन को खुद बदल सके। वो ताकत उनके हाथों में होना चाहिए कि वो अपने ऊर्जा, अपने परिवार, अपने लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस को चेंज कर सके। आपको आपका पर्पस मिल गया है एक प्रकार से। एक प्रकार से हाँ, बट मैंने शायद उस पर्पस के बारे में सोचा नहीं था और आज वो चीज मेरे ध्यान में आई है। नाइस। तो ये जो आपने कहा अभी, तुम वो एक सवाल आया मेरे मन में कि जैसे आप खुद सीख जाओ तो इसमें भी आपकी लेवल्स होती होगी, कुछ जी एग्जाम्स होती होगी। जी। कैसा होता है, मतलब क्या स्ट्रक्चर क्या होता है पूरे कोर्स का? तो प्राणिक हीलिंग में 3 प्रकार के कोर्सेज होते हैं। एक अच्छा। होता है उपचार पद्धति या हीलिंग रिलेटेड कोर्सेज। ठीक है। एक होते हैं आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कोर्सेज, जहाँ कोई आध्यात्मिक इंटरेस्ट रखता है तो वो क्लासेस अटेंड कर सकता है। ओके। और कुछ होते हैं जो प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस या फाइनेंसेस से जुड़े हुए हैं। तो अच्छा। अगर एक व्यक्ति को सिर्फ हीलिंग सीखने में, उपचार पद्धति सीखने का मन है तो वो बेसिक प्राणिक हीलिंग कोर्स अटेंड कर सकते हैं। ये बिगिनर्स लेवल कोर्स है। इस ठीक है। कोर्स में आप खुद को हील कर सकते हो, दूसरों का हीलिंग कर सकते हो, यहाँ से बैठे बैठे डिस्टेंस पे भी हीलिंग कर सकते हो, यानी दुनिया के किसी भी भाग में। साथ ही साथ आप मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट सीखते हैं। एक बहुत ही सुंदर ध्यान पद्धति है, इसे द्विहृदय ध्यान साधना कहा जाता है ना। उसके बाद अगर क्या किसी नाम बताया आपने? द्विहृदय ध्यान साधना या ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। ओह, इंटरेस्टिंग। नाउ ये स्ट्रेस रिलीफ मेडिटेशन करके भी जाना जाता है। तो अच्छा। ये मेडिटेशन तो कोई भी सीख सकता है, आप प्राणिक हीलर हो या ना हो। आप अगर ये सीखना चाहे तो अपने सबसे पास वाले सेंटर पे चले जाइए, उन्हें कहिए मुझे मेडिटेशन सीखना है, ये फ्री में सिखाया जाता है। और वो सीखने के बाद आप घर पे अपने फैमिली के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। उसके बाद आता है एडवांस प्राणिक हीलिंग का कोर्स, जो लेवल 2 होता है हीलिंग थेरेपी में, जहां हम कलर प्राणास के बारे में सीखते हैं, जहां हम चक्र को और गहराई में हील करना सीखते हैं, अलग अलग बीमारियों पे उपचार करना सीखते हैं। फिर आता है प्राणिक साइकोथेरेपी, जैसे हम बात करते हैं ना साइकोलॉजी। तो हाँ आपके हाँ। चक्रास के साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। कुछ चक्र आपकी ताकत को कंट्रोल करते हैं, कुछ चक्र आप कितने इंटेलिजेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, कुछ चक्र आप अपने लाइफ में कितनी सक्सेस अप्लाई कर सकते हैं उसे कंट्रोल करते हैं। अच्छा। नाउ ये हो गए हमारे हीलिंग रिलेटेड आपने जो कोर्सेज, 11 चक्र कहा था। 11 चक्र के बारे में। राइट। तो उसके जो शारीरिक फंक्शंस है वो आप बेसिक एडवांस में सीखते हो, जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है साइकोथेरेपी या 3rd लेवल में सीखते हो ओके, ना। नाइस। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को एक और डिटेल्ड या और फास्टर हीलिंग करनी है तो क्रिस्टल प्राणिक हीलिंग करके भी कोर्स होता है। अच्छा। तो ये आपका हीलिंग के कोर्सेज हो गए। फिर आता है आध्यात्मिकता। अब जिस इंसान को आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट है तो उसके लिए कोर्स होता है जिसे कहते हैं अचीविंग वननेस विद द हायर सोल, या अपने ओह। आत्मा के साथ जुड़ाव कैसे कर सके उस पे एक कोर्स आधारित है ना। अगर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट है तो एक कोर्स होता है जिसका नाम है अर्हातिक योगा। अर्हात मतलब संत या परमहंस या अरिहंत, इंग्लिश में सेंट। तो कैसा सेंट? तो मॉडर्न सेंट। आज आज आप देखिए आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू कई लोगों को फायदा मिल रहा है। तो हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो अपने कार्य में, अपने कार्य के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। फिर चाहे वो अच्छा। मेडिकल डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, इंजीनियर्स हो। तो ओके। आप अपने जीवन में
अपनी लाइफ, अपने बिजनेस, अपने करियर, परिवार के साथ साथ एक और बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, आध्यात्मिक जर्नी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें ये पद्धति या ये टेक्निक मदद करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको परिवार को त्याग के ही वापस इस राइट। मार्ग पे आना है। हाँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, वो भी बहुत अच्छा मार्ग है, जिस व्यक्ति के लिए वो है वो जरूर वो है। प्रैक्टिस करे। हाँ। बट हम जैसे लोग जो पारिवारिक जीवन के साथ आध्यात्मिक रूप में चलना चाहते हैं, उसके लिए ये एक मार्ग है जिसे राइट। आध्यात्मिक योगा कहा गया है ना। इसके अलावा क्रिया शक्ति करके एक वर्कशॉप होता है जहां आप ऊर्जा का यूज कर सकते हैं अपने गोल्स और विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। या प्राणिक फंक्शुई कोर्स होता है जहां बिना घर को तोड़े फोड़े घर की ऊर्जा को बदल सकते हैं अपने घर में ज्यादा खुशियां लाने के लिए। वास्ट है। बहुत वास्ट है। इनफैक्ट एक कोर्स है जिसका नाम है स्पिरिचुअल बिजनेस मैनेजमेंट, यानी आप अपने बिजनेस को स्पिरिचुअली कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओह, तो प्राणिक हीलिंग में 20 से ज्यादा कोर्सेज है। मतलब ये सब सुन के ना ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये किसी फॉरेनर ने ये सब डिजाइन किया है। एग्जैक्टली। ये जो हम रामायण महाभारत देखते थे उसमें जो गुरुकुल दिखाते थे और वो गुरुकुल में जो सिखाते थे, तो ऐसा लग रहा है कि वही चीज हम हम मतलब नए तरीके से ये आ रही है। एब्सोल्युटली। सो ब्यूटीफुल। आप देखिए ना, जैसे अगर आप बहुत सारे कल्चर्स या रिलीजन्स को अगर आप स्टडी करें, तो कई बार ऐसा कहते हैं कि भाई एक संत थे, उन्होंने यहाँ जन्म लिया, एक संत थे, उन्होंने वहां जन्म लिया, एक संत थे, वो किसी और देश में चले गए। तो जो संत होते हैं या जो काफी ज्यादा आध्यात्मिक रूप से आगे पहुंचे हुए लोग होते हैं, उनको कोई कल्चर आइडेंटिटी नहीं होती, उनको कोई नेशनैलिटी से राइट। वो खुद को आइडेंटिफाई राइट। नहीं करते हैं। उनको बस एक ऐसा मार्ग चाहिए जहां से वो उस ज्ञान को सब जगह पहुंचा सके। राइट। तो उसी प्रकार से मास्टर चोकोक्सुई का कार्य ये था कि भाई रिसर्च करें और इस रिसर्च को दुनिया तक लाके प्रस्तुत कर दे, ताकि जहां पे भी जो भी व्यक्ति है वो उसे सीख सके। आज सोचिए, प्राणिक हीलिंग आपके नॉर्थ अमेरिका में भी है, आपके यूरोप में भी है, आपके ऑस्ट्रेलिया में भी है। प्राणिक हीलिंग हांगकांग में भी प्रैक्टिस किया जाता है, फिलीपींस में भी प्रैक्टिस किया जाता है, इंडोनेशिया में भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो इतने सारे कल्चर्स और रिलीजन के लोग जब इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सल ट्रूथ उससे जुड़ रहे हैं। और इस यूनिवर्सल ट्रूथ से जब वो जुड़ते हैं, तो आपको अपना एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ता है। तो आज जो मैं खुद को देखती हूँ, तो मुझ में जो आज एक्सेप्टेंस आया अपने रिलीजन या कल्चर को लेके, वो इसकी मदद से ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये अपने रिलीजन या कल्चर से दूर करता है, उल्टा ये आपको और गहराई से जोड़ता है, और आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी पूजा, आपका ध्यान और ज्यादा गहरा हो जाता है। आपके कल्चर से भी जोड़ता है और दूसरे के कल्चर का भी एब्सोल्युटली, एक्सेप्टेंस बढ़ा देता है। एब्सोल्युटली। तो मैं तो कहूंगा फिर ये संत थे क्या, वो कह तो सकते हैं। वो अपने आप को रिसर्चर कहते थे। हाँ। बट कई लोग जो प्राणिक हीलिंग कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने जो उनके लाइफ में बदलाव देखा है, वो कभी कभी उन्हें संत भी कहते हैं। बट वो हाँ, अपने आप मतलब को जिस तरीके का सब टीचिंग्स है, हम्म जिस मतलब ठीक है, हीलिंग तक तो ठीक था जब, लेकिन आपने स्पिरिचुअल स्पेस में जो बताया जी और जो जो चीजें बताई, उसकी जो जो लेवल्स बताए, तो वो तो मतलब एक संत ही ये सब कर सकता है। हाँ जी। और कई बार तो अगर आप देखेंगे तो कई सारे साइंटिस्ट भी जो थे, हाँ। आप देखिए रामानुजन, हाँ। ठीक हाँ। है। रामानुजन को अगर आप देखेंगे तो साधारण इंसान तो थे नहीं। हाँ। उनको तो ध्यान करते हुए काली माँ की पूजा करते हुए फॉर्मूलेज आ जाते थे। तो कई बार कई साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जो होते हैं ना, ये संत के स्तर के ही होते हैं, बट वो अपना कार्य अपने साइंस या अपने प्रैक्टिसेस या उस दायरे में उस रह दायरे में रख के करते हैं। तो अगर हम रामानुजन को संत मानेंगे तो जरूर मास्टर चोकोक्सुई भी संत है। नाइस। तो अभी जो मॉडर्न प्रॉब्लम है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, तो इसमें ये कैसे हेल्प करता है? नाउ अब जब आप देखेंगे तो कुछ ही लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में बार बार पहुंचते हैं। हाँ। ना इसको समझने के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जो व्यक्ति होता है जो टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करता है, तो उसके ऊर्जा शरीर में कुछ ऐसी ऊर्जा है जो उसके लिए ये नॉर्मल बनाती है। जैसे अगर एक बच्चे ने देखा है बचपन से कि पेरेंट्स एक दूसरे को मारते थे या डोमेस्टिक वायलेंस था, तो वो जब बड़ा होगा या बड़ी होगी तो उसके लिए रिलेशनशिप में डोमेस्टिक वायलेंस काफी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि उसके ऊर्जा शरीर, उसके चक्र में वैसी एनर्जी बैठी हुई है। अच्छा। और ये जो एनर्जी है ये हर चीज को नॉर्मलाइज करने का कार्य करती है ना। साथ ही साथ कई बार क्या होता है ना कि हमको लगता है भाई सामने वाला ही टॉक्सिक है, पर क्या पता हम में भी ऐसी कोई
क्वालिटीज है हाँ या हाँ कोई एनर्जीज है जो सामने वाले के अंदर के ट्रॉमा को ट्रिगर कर रही है। ओह तो कभी भी ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अपनी तरफ से बहुत प्रेम से उस रिलेशनशिप में हैं, आप बहुत आदर के साथ रह रहे हैं और उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको अपने अंदर का जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है या आपके अंदर जो डर है कि भाई मुझे तो कोई दूसरा मिलने ही नहीं वाला, या आपको जो डर है कि भाई मेरे को तो प्यार कभी मिलेगा ही नहीं, आपको अच्छा उसे हील करना है। आप जैसे ही ये डर को अपने मन से निकाल देंगे, फियर ऑफ अबैंडनमेंट को निकाल देंगे, आप आने वाले अगले इंसान को जो जीवन में आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वो शायद वैसा ना रहे। राइट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड और मास्टर छोकुत्सु कहते हैं कि कई बार रिलेशनशिप में तनाव इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि आज दोनों पार्टनर्स जॉब करते हैं, दोनों पार्टनर्स की लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है। हाँ हाँ तो एक व्यक्ति तनाव से भरा हुआ है, दूसरा व्यक्ति भी तनाव से भरा हुआ है। अब आप सोचिए, अगर मेरे आजू बाजू बहुत जोर से आवाज शुरू है, सामने वाले के आजू बाजू भी बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हैं, मैं कितने भी जोर से बात करने की कोशिश करूंगी उसको सुनाई नहीं देगा। वो राइट कितने भी जोर से बात करने की कोशिश करेगा, मुझे सुनाई नहीं देगा। राइट तो आप समझ लीजिए आपके ऑरा में ऐसी कई आवाजें हैं। आपके ऑरा में अगर पुरानी खराब दूषित ऊर्जाएं, नकारात्मक विचार या भाव है, तो आप सामने वाले की बात को सुन ही नहीं सकते। तो क्या हो रहा है कि भाई मैं अपनी बात आपको समझाना चाहती हूँ, आप आपकी बात मुझे समझाना चाहते हैं, बट हमारे ऑरा में इतना डिफरेंस क्लटर है क्लटर कि हमको लगता है कि सामने वाले से मेरा कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा। और आज आप सबसे कॉमन चीज यही सुनोगे, लोग बोलते हैं वो मेरी बात ही नहीं समझते। हाँ क्योंकि आपके ऑरा में अगर इतना कचरा भरा हुआ है, तो आप पहले तो खुद की बात ही नहीं समझ रहे हो, दूसरों की तो आप कैसे ही समझ तो पाएंगे। क्या इससे इरिटेशन भी हो सकता है किसी मतलब मेरे और के कारण किसी दूसरे को बिल्कुल हो सकता इरिटेशन भी है, हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा है कभी कभी अगर दो लोग गुस्से में हैं, हाँ आप उस रूम में पहुंच जाओ, सडनली आपको भी गुस्सा फील होता है। अच्छा दैट इज हाउ यू नो कि भाई दूसरों की एनर्जी आप पे भी असर करती है। हम्म। तो जो हम बात कर रहे थे कि भाई ये रिलेशनशिप्स में जो चैलेंजेस आते हैं ना, तो जब तक एक कपल अपने ऑरा को, अपने चक्र को साफ नहीं करता, खाली नहीं करता, अच्छा कहीं ना कहीं ये तनाव की ऊर्जा या जो इनर नॉइज जिसे कहते हैं, वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगी। फिर आप भले राइट ही दिन भर साथ में भी रहो, आजू बाजू बैठ के टीवी भी देख लो, बट आपको कभी भी कनेक्टेड फील नहीं कनेक्टेड होगा, फील हाँ क्योंकि आपके ऑरा में इतना कचरा है कि जो आपको दूर रखते हैं। बट हाँ अगर ये साफ हो जाए, क्लीन हो so जाए, तो interesting you'll come together beautifully, and that is what you can do with healing. नाइस तो ये हीलिंग और मेडिटेशन हम्म इनका कोई संबंध है बहुत अच्छा सवाल। ना कई लोग मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, और हाँ कई लोग जो मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं उनके द्वारा हीलिंग बहुत आसानी से होती है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन अच्छा करते हो, आपका ऑरा और चक्रा का साइज बहुत बड़ा होता है। बड़े ओके ऑरा और बड़े चक्रा के साथ आप एक बड़ा वैक्यूम क्लीनर हो, तो सफाई जल्दी होती है। आप बड़ा नाइस पंप हो, आप एनर्जी ज्यादा दे सकते हो। तो जो व्यक्ति रेगुलरली मेडिटेशन करता है, जब वो हीलिंग करे तो रिजल्ट्स जल्दी आएंगे, एम्पलीफाई करते हैं उसका पावर एम्पलीफाई होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेडिटेशन ही करना है। बट कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन इतना रेगुलरली नहीं कर पाते, बट वो हीलिंग पद्धति फिर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके केस में भी रिजल्ट्स आते हैं। थोड़ा समय लगता है, बट रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो आपको पावर बढ़ानी है तो मेडिटेशन जरूर कीजिए, बट अगर नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बिजी हैं, आपका जॉब है, आपकी फैमिली लाइफ है, बट फिर भी आप घर आके अपने पेरेंट की हीलिंग करना चाहते हैं, जिनकी शायद घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो आप इमीडिएटली किताब खोल के भी अगर हीलिंग करोगे, तो उनको कुछ दिनों के हीलिंग से आराम मिलेगा। आज सोचिए ना, हम में से कितने लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स की एज हो रही है, उन्हें इतने तकलीफें हैं, हम उनकी मदद कर सके। देखो, हम उनकी तकलीफें तो नहीं ले अपने ऊपर नहीं ले पाएंगे, नहीं ना ही हम ये सोचेंगे कि कल वो मैराथन भागने लग जाए। हाँ बट जितनी जिंदगी वो जी रहे हैं, अगर मैं हीलिंग के मदद से, उपचार के मदद से उसको कंफर्टेबल बना सकूं, तो एज अ चाइल्ड मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। और मैंने अपने लाइफ में देखा है कि जब मम्मी को अर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था, तो उनको जो तकलीफ होती थी चलने में, और सबसे पहले तो वो इमोशनली अफेक्ट हो जाते हैं। मैं मतलब मुझे तकलीफ हो रही है, तो उस समय पे जब मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा था, आज से 2011 में मैंने कोर्स सीखा था, 2015 में मैंने मम्मी की हीलिंग की थी, और जब उन्हें आराम मिला और जब वो कंफर्टेबली चलने लगे, मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी थी। और तब तक मेरी मम्मी को प्राणिक हीलिंग में विश्वास ही नहीं था, बाय द वे। तो हाँ मेरे घर पे जब मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा था, सिर्फ मेरे पापा मेरा सपोर्ट करते थे, अच्छा मम्मी को तो विश्वास भी नहीं था।
तो बिना विश्वास के मैंने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि मैं करके देती हूँ, अगर आपको आराम मिला तो ठीक है। ठीक है। और उन्हें 1-2 बार मैंने जब उनकी हीलिंग की, उनको थोड़ा आराम मिलता था, फिर उनको थोड़ा विश्वास हुआ कि अरे ये कुछ काम करता है। फिर वो सामने से कहते थे, "अच्छा ठीक है, मेरी हीलिंग कर दे।" और फिर कुछ 4 से 6 महीने की लगातार हीलिंग से उनका दर्द कम हो गया। आज की करंट स्टेट, अब वो कहते हैं कि उनको तकलीफ कुछ भी नहीं है घुटनों में। तो क्या ये सीखना एक्सपेंसिव है? देखिए, प्राणिक हीलिंग के जो कोर्सेज़ हैं ना, अगेन एक्सपेंसिव इज़ अ माइंडसेट। आप 10,000 की साड़ी खरीदने से पहले अगर सोचते नहीं हैं, तो प्राणिक हीलिंग बहुत सस्ता है। अच्छा। ठीक है? आप एक 50,000 1 लाख का फ़ोन लेने से पहले सोचते नहीं हैं, तो प्राणिक हीलिंग बहुत सस्ता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। आप ओके। किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं? नाउ आज अगर मैं खुद का लाइफ देखूँ, मेरे जो इन्हेलर्स हैं वो कई सालों से बंद है। जो मैंने इन्वेस्ट किया वो कब का मुझे उसका रेट ऑफ रिटर्न जो था वो पूरा क्लोज़ हो चुका है। आई हैव लाइक सेव्ड राइट। मोर देन दैट। राइट। तो अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ एस्पेक्ट ऑफ माइंडसेट। आप कितना प्रायोरिटाइज करते हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आप कितना प्रायोरिटाइज करते हैं अपने वेलबींग को और वेलबींग के अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। बट अगर आप साधारण स्तर से पूछे तो प्राणिक हीलिंग के कोर्सेज अक्रॉस इंडिया डिफरेंटली प्राइस्ड है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। जैसे ओके। महाराष्ट्र में कोर्स की फी शायद अलग होगी, कर्नाटका अच्छा। में कोर्स की फीस हल्की सी अलग है, चेन्नई में और तमिलनाडु में और भी अलग है। अच्छा। तो कोर्स फीस वैरी करती है। चेन्नई में आई थिंक 6,000 रुपी का एक कोर्स होता है, और महाराष्ट्र में वही कोर्स, एक कोर्स अगर आप सीखते हैं तो 9,000 के आसपास का आता है। अच्छा, इसका एग्जाम भी होता है फिर कोर्स के बाद, कैसा होता है? तो प्राणिक हीलिंग का जब आप कोर्स सीखते हैं तो ये 2 दिन का वर्कशॉप होता है। आप सुबह 9 बजे से 6 बजे तक हमारे साथ रहते हैं। ठीक है। ना इस कोर्स के दौरान ट्रेनर आपको पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल के थ्रू ले जाए जाते हैं। ना ट्रेनिंग में क्या होता है, तो हम आपको सिखाते हैं, फिर आप एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक तो है। इस क्लास को अटेंड करने के लिए कई सारे लोग रहते हैं, तो सारे पार्टिसिपेंट्स नए हैं। हम आपको बहुत एक्सपेरिमेंट्स के साथ-साथ कहते हैं, मास्टर चोकोक्से का एक चीज़ मानना है कि भाई किसी भी चीज़ पे अंधा विश्वास मत करो। आप हाँ। एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर बराबर है। आपको बदलाव आता है तो आप विश्वास करो, नहीं आता है तो आप डिसकंटिन्यू कर ठीक दो, है। कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। नाउ तो ऐसे ही क्लास में ना कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जहाँ आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हो, एक दूसरे को फीडबैक देते हो, एक दूसरे को बताते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक क्लास हुआ था, तो वहाँ पे जेंटलमैन थे, उन्होंने, हम एनर्जी को फ़ील करते हैं, राइट? तो उन्होंने अपने पार्टनर को बोला कि आप मेरी ना किडनी स्कैन करके बताएं। तो उनके पार्टनर को एक किडनी की एनर्जी मिल रही है, एक किडनी की एनर्जी ही नहीं है। ठीक है? तब तक क्लास में किसी को कोई आइडिया नहीं है। ये बेसिक लेवल में होता ये है। बेसिक लेवल में है। ठीक है? एक किडनी में एनर्जी नहीं है, लेफ्ट किडनी की एनर्जी नहीं मिल रही है। तो वो दोनों ना 60 इयर्स के थे, एक 61 के थे और एक शायद 65 के थे। तो हँसना शुरू कर दिए। तो मैं ट्रेनर होके देख रही हूँ कि भाई क्या हो रहा है इन दोनों का? तो बोलते मैं बताता हूँ। जैसे क्लास बैठी तो बोलते हैं इनको मेरी किडनी की एनर्जी नहीं मिली, मेरी किडनी है ही नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं मज़ाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे बचपन से किडनी है ही नहीं। हाँ। तो कई बार आपको ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो हैरान कर देने वाली एग्जैक्टली चीजें। और मैं शॉक थी कि मैंने कहा अरे इतनी अच्छी आपने स्कैनिंग की है कि आप जान पाए कि नहीं ये वहाँ पे बेसिक एनर्जी। में हो जाता है ये बेसिक में 2 हुआ दिन था के वर्कशॉप में। 2 दिन के वर्कशॉप सो में। पावरफुल। इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ अमेजिंग। और कई लोग ना ये पद्धति का यूज़, देखिए अगर आप हेल्दी हैं, तो शायद आपके लिए फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप ये टेक्निक्स को अपने मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अपने गोल्स और विशेस को एनर्जाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप अपने लाइफ में जो आप चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर या सकते हो। इवन आप जैसे पेरेंट्स का हीलिंग करने के लिए यूज कर सकते एब्सोल्युटली, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, मैं अपनी मम्मी का हाँ। हीलिंग कर रही थी, तो आप ऐसे भी इसका उपयोग कर सकते हो। राइट। आपका क्वेश्चन था कि भाई इसमें एग्जाम्स होती है क्या? हाँ। तो अगर आप सर्टिफिकेशंस करना चाहें तो प्राणिक हीलिंग में क्लास करने के बाद आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है। बट अच्छा। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जहां आपको मान्यता मिले, तो उस ऑथराइज्ड हीलर। ऑथराइज्ड हीलर बने, तो उसके लिए कई सारे कोर्सेज होते हैं। तो जैसे एक अच्छा। कोर्स होता है जिसमें जिसे कहा जाता है एसोसिएट सर्टिफाइड प्राणिक हीलर्स कोर्स। इसमें ओके। आपकी एग्जाम होती है, आपको 25 केसेस हील करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स अटैच करनी पड़ती है, और उसके बाद आप अपना केस टेस्टिमोनियल और एग्जाम के बाद आप अपनी कोर्स को प्रेजेंट करते हो। अगर आप सक्सेसफुल हो जाए तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है एसोसिएट सर्टिफाइड प्राणिक हीलर का। अच्छा। ऐसे ही एक सर्टिफाइड प्राणिक हीलर का प्रोग्राम होता है, सर्टिफाइड प्राणिक साइकोथेरेपिस्ट का प्रोग्राम होता है। अच्छा। यहाँ पे इन लोगों को हीलिंग के साथ साथ कई बार मेडिकल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देना जरूरी होता है कि अच्छा। सही में बदलाव आया क्या, सही में उपचार आया क्या। अब कुछ केसेस में हम कहेंगे वो तो दवाई ले रहे थे तो उपचार आने ही वाला था,
बट कई ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ दवाई से सोल्यूशन ही नहीं आने वाले, बट ऐसे भी लोगों में बदलाव देखे गए हैं। तो जैसे मैं एक केस आपके साथ शेयर करूंगी। एक क्लाइंट आए थे मेरे पास, उनको ट्राइजर्मिनल न्यूराल्जिया था। उनके फेस में ना ऐसे शॉक्स आते थे। ये क्या था? ट्राइजर्मिनल न्यूराल्जिया आपने सुना होगा, हमारे एक बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्टर को भी ये बीमारी है, जहाँ पे क्या होता है आपके फेस के नर्व्स में कई बार ऐसे शॉक फील होता है या बर्निंग सेंसेशन कई बार फील अच्छा। होता है ना। ऑफ कोर्स मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ तो शायद मैं इतने डिटेल में आपको ना समझा पाऊँ, बट जो मेरे पास क्लाइंट आए थे उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं। ओके। और इन क्लाइंट का सर्जरी हुआ था, ठीक है। उनकी सर्जरी होके उन्होंने हमें शेयर किया था कि डॉक्टर ने वो नर्व जो ट्रिगर हो रही है उसके ऊपर कुछ कुशन कर दिया है। उसके बाद भी सर्जरी होने के 1 साल के बाद भी उनका पेन कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। ओके। और वो पेन मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई डोज़ का पेन किलर लेते थे, प्लस उन्होंने वो सपोर्ट ग्रुप जॉइन किया था। अब वो इंसान इसलिए आए क्योंकि उनकी मदर इन लॉ प्राणिक हीलिंग उन्होंने सीखा था और वो हीलिंग के लिए आए थे। वो इंसान आते से ये कहते, देखो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मेरी सर्जरी हो चुकी है, मेरा 500 mg दवाई के नीचे तो काम ही नहीं होता। काम ही नहीं आती। मतलब वो इंसान ऐसा है कि उसको विश्वास ही नहीं है। तो हमने भी सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने भी उनसे कहा कि आप ट्राई करके देखो, अगर फ़र्क आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो अच्छा। उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत ऐसे स्ट्रिक्टली कहा कि ठीक है, मैं ये टाइम पे ही अवेलेबल हूँ, आप मेरा इसी टाइम पे हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है। मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको हाँ, ज़रूरत है। मेरी मम्मी कह रहे हैं तो मैं करवा लेता हूँ। और हमने उनका हीलिंग स्टार्ट किया एंड आई थिंक 5 या 10 हीलिंग के बाद उनका दर्द गायब हो गया। जो वो 500 mg का पेन किलर ले रहे थे, उनकी दवाइयाँ ही बंद हो गई कई दिनों के लिए, लाइक कम से कम 6 महीने या 1 साल के लिए। और ये देख के जो लेडी थे जिन्होंने प्राणिक हीलिंग सीखा था, उन्होंने सारे कोर्सेज़ आगे के कर लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि हाँ। कहीं न कहीं फैमिली को लगता था यार इतना पेन किलर ले रहे हैं तो लिवर और किडनी पे क्या असर होगा? और अगर 6 महीने 1 साल की भी दवाएँ, बाद में मुझे उनका करंट स्टेट पता नहीं बिकॉज़ आई एम नॉट इन टच, बट अगर उतनी भी देर के लिए उनकी अगर दवाई बंद हुई तो व्हाई नॉट? और ये प्लेसिबो भी नहीं है भाई, उसको तो विश्वास ही नहीं था। तो ऐसे था कि मुझे ज़रूरत नहीं, आप कर लो। तो देन इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। नाइस। तो अभी जैसे आपने कहा था कि काफ़ी सारे लेवल्स है या सर्टिफिकेशन के लिए कुछ एग्ज़ाम्स होती है, तो अभी आप कौन से लेवल पे हैं? मेरा सर्टिफाइड प्राणिक साइकोथेरेपिस्ट का सर्टिफिकेशन हुआ है। ये लेवल 3 ऑफ सर्टिफिकेशन है। अच्छा। इंडिया में आज काफ़ी कम लोगों ने ये किया है। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, स्पेशली मुझे ना साइकोलॉजी या साइकोथेरेपी फील्ड में काफ़ी इच्छा थी आगे बढ़ने की। अच्छा। तो मैंने वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। तो आपको यहाँ तक आने के लिए कितने साल लगे? मेरी जर्नी टेक्निकली तो 2011 में शुरू हुई थी जब मैंने बेसिक कोर्स किया था, हाँ, हाँ। बट मैं एक्टिवली 2014 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अंदाज़न अच्छा। आप 12 साल पकड़ लीजिए। लॉन्ग टाइम। तो 2011 में आपने जैसे बताया कि अस्थमा के लिए आपने जी, सबसे पहले ट्राई किया था जी। पाने के लिए। तो उस समय नागपुर में होता था ये चीज़? हाँ जी, मैंने कोर्स नागपुर में सीखा है। अच्छा। तब ऐसा था कि नागपुर में ट्रेनर्स नहीं हुआ करते थे, हाँ, हाँ। तो बाहर से आके ट्रेनर्स नागपुर में क्लासेस पढ़ाते थे। फिर मैं वैसे नागपुर से ही हूँ, मेरा पढ़ाई नागपुर में हुआ है, मेरी शादी भी नागपुर में हुई है, बट अब मैं और मेरे हस्बैंड बैंगलोर में रहते हैं। तो अच्छा। पहले पहले मैं कहती थी कि पहले नागपुर में ट्रेनर नहीं थे, अब नागपुर में ट्रेनर है। तो अभी नागपुर में ट्रेनर्स हैं, बट मैं बाहर से आके पढ़ाती हूँ। ओह! जी, तो आप नागपुर में नहीं रहते हैं अभी? मैं नागपुर में नहीं रहती हूँ, मैं अभी आप बैंगलोर में रहती हूँ। स्पेशली ट्रेनिंग के लिए आए हैं। स्पेशली ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। ओह! सो वी आर सो लकी टू हैव यू ऑन, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट मैच हो गया हमारा, ऐसा कह एग्ज़ैक्टली, सकते एंड हैं। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया और आज मैं आपके साथ ये वार्तालाप कर रही हूँ। सही में बहुत ही अच्छा हुआ। जी। तो आप फिर मतलब फिर से जब सेशन रहेगा नेक्स्ट सेशन तो आएँगे हाँ ऐसा? जी, तो मैं महीने में 2 बार ट्रैवल करती हूँ क्लासेस पढ़ाने के लिए। क्लास पढ़ाने के बाद आई गो बैक टू माय होम। और कई लोग होते हैं जिनको ऐसा होता है कि नहीं, हमें अनुजा से ही सीखना है, हुँ, हुँ, हुँ। और उन लोगों का प्यार या उन लोगों का जो विश्वास है कि नहीं, हमें इस व्यक्ति से ही सीखना है, वो और मोटिवेट करता है कि आप इतने दूर आते हैं और वो क्लास पढ़ाते हैं। नाइस। तो आप बैंगलोर में भी फिर क्लासेस लेते हैं? बैंगलोर में अभी पढ़ाती नहीं हूँ। जब क्लास होता है या कहीं इनविटेशन आता है तो ज़रूर हम क्लास लेते हैं। हाँ, हाँ। वहाँ पे अभी मैं वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग इंडिया ऑफिस में प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट मैनेजर करके वहाँ जॉब कर रही हूँ। अच्छा, जी। मतलब आप फुल टाइम हाँ जी, एज़ अ प्राणिक हीलर ही फुल हैं। टाइम प्राणिक हीलर। तो मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, मैं हुँ, क्लासेस भी पढ़ाती हूँ। मेरा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी मैं जॉब कर रही हूँ। हुँ, हुँ। साथ ही साथ हमारा जो सेंटर है नागपुर में, आराध्य प्राणिक हीलिंग सेंटर अच्छा, धर्मपेट में है। अच्छा। वहाँ पे मैं पर्सनली कंसल्टेशंस और पेशेंट्स भी चेक करती हूँ, मिलती हूँ उनसे।
इतना सारा मल्टी फैसेटेड, बट हाँ। बहुत कुछ। ना कई बार लोग सवाल पूछते हैं, आप ऐसे कैसे कर पाते हो? हाँ हाँ, अगर आपके पास एनर्जी है तो आप सारी चीजें बैलेंस कर पाओगे। एक्सलेंट। जी मतलब ठीक है, अगर आप नागपुर में ही रहते थे तो मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, दैट्स, लेकिन आपको ट्रैवल भी करना है, जी आपको उधर भी जी ऑफिस में जॉब भी है आपका जी फुल टाइम, और फिर इधर ट्रैवल करके कोर्सेज भी अटेंड मतलब एग्जीक्यूट करना है, जी। प्लस कंसल्टेशन। आप सोचिए, मैं सुबह 9 से 6 पढ़ा रही थी और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको लग रहा है मैं थकी हुई हूँ? सो वही है कि जब आपका ऊर्जा शरीर आप बैलेंस कर सकते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल आपको काफ़ी चीज़ें करने में मदद करेगा। और पता है, यही फ़र्क होता है उस व्यक्ति में जो 10 चीज़ें करके सक्सेसफुल होता है और एक इंसान जो बहुत मेहनत करता है और उसमें भी स्ट्रगल करता है। दोनों में एक फ़र्क है, ऊर्जा का। ब्यूटीफुल। मतलब अभी आपने जब कहा तब जी। मुझे रियलाइज हुआ, अरे हाँ यार, 9 से 6 इनका क्लास हो गया है और जी। हम लोग अभी इतना बातें कर रहे हैं, मैं भूल गया था। दैट्स ट्रू। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग सवाल था कि जब आप एज ए हीलर हील करते हैं किसी को, तो क्या उसका नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल। कई बार ना लोगों के मन में ये डर होता है कि अरे मैं किसी की हीलिंग करूँगी तो मुझे भी तकलीफ हो सकती है। हाँ, एक सिंपल सी चीज़ है, जब एक डॉक्टर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो वो क्या करते हैं? ट्रीटमेंट के बाद हाइजीन फॉलो करते हैं, जिससे राइट। क्या होता है कि उनको पेशेंट की तकलीफ नहीं होती और उनकी तकलीफ दूसरे पेशेंट को नहीं जाती। ना सिमिलरली प्राणिक हीलिंग में मास्टर चोकोक सुई ने कई सारे हाइजीन प्रिंसिपल्स दिए हैं कि ब्यूटीफुली जब मैं एक्सप्लेन। किसी को हील कर रही हूँ तो मुझे अपना एनर्जी हाइजीन फॉलो भी करना जरूरी है, ताकि उस व्यक्ति की ऊर्जा मुझ में ना आए और मुझसे किसी और व्यक्ति में ना जाए, क्योंकि कैन आई इंटरप्ट? यस जैसे ही प्लीज। आपने हाँ बोला ना कि एक हाइजीन फॉलो होता है, तो मेरे दिमाग में आया, जब मैं डेंटिस्ट पे के पास जाता हूँ हाँ तो वो बराबर वो अपना हैंड एग्जैक्टली। ग्लव्स पहनते हैं, वो सब होने के बाद फिर जाके हैंड ग्लव्स निकालेंगे, फिर हैंड वॉश करेगा। ब्यूटीफुली करेक्ट। एक्सप्लेन्ड। या प्लीज प्लीज कंटिन्यू, सो सॉरी। बस सेम हमारे यहाँ पे भी प्राणिक हीलिंग में एनर्जी हाइजीन्स होती है। हाँ अगर आप वो फॉलो करें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ना 2014 से जब से मैं बहुत एक्टिवली प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने नोटिस किया है कि कई सारे केसेस या कई सारे सब्जेक्ट्स को जब हम ट्रीट करते हैं तो मुझे उनका कोई तकलीफ आज तक नहीं हुआ है। तो अच्छा। आई हैव नेवर सीन दैट कंटामिनेशन। तो हाइजीन प्रोसीजर्स भी डॉक्यूमेंटेड है, हाँ ऐसा जी, कहना? और सिखाया जाता है, यानी पहले ही कोर्स से आपको हाइजीन फैक्टर सिखाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। अगर मैं आपको ड्राइविंग सिखा रही हूँ तो हेलमेट तो हाँ। देना पड़ेगा ना। बिना हेलमेट के आपको गाड़ी चलाने छोड़ दूँ और तकलीफ हो जाए तो क्या करेंगे? तो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी प्राणिक हीलिंग में आने के बाद, कि हर चीज़ के पीछे ना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं या सेफ्टी मेजर्स हैं। आपको अगर कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस जानकारी के साथ सिखाई जाती है। तो वो ओके। चीज़ आपको मदद करती है। और कई बार क्या होता है ना, हमको लगता है कि भई हमारे ट्रेनर ही हमारे साथ होना चाहिए। बट यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी बुक आपका ट्रेनर है। तो कोई रहे या ना रहे, आप किताब खोलो, किताब को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन वहीं मिल जाता है। ऑफ कोर्स हम एज़ अ ट्रेनर आपके मेंटरशिप रोल में रहते ही हैं, आप हमें कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी इस पॉडकास्ट में हूँ तो शायद मैं आंसर ना कर पाऊँ, बट हाँ। जभी भी हो सके मैं ज़रूर आंसर करूँगी। बट राइट। सारी चीज़ें किताब में दी गई है। आप खोलिए, फॉलो कीजिए। नाइस। मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल ख्याल रखा रखा गया गया है। है, बहुत अच्छे और से वो रखा सब गया है। वेल डॉक्यूमेंटेड है। बहुत दैट अच्छे इज़ से। ब्यूटी। जी। नाइस। हाँ, तो जब मैं ये रिसर्च कर रहा था थोड़ा, क्वेश्चंस क्या रहने चाहिए, तो एक वर्ड मैंने देखा, एनर्जी वैम्पायर। तो ओह! ये क्या होता है? ये कुछ प्रकार के लोग होते हैं जिनके खुद के ऊर्जा शरीर में ऊर्जा की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो हुँ, इनको दूसरों की ऊर्जा लेने में मज़ा आती है। अब वो हाँ, व्यक्ति दूसरों की ऊर्जा मज़ा आती है। मज़ा आती है क्योंकि उनका ऊर्जा तो उसी प्रकार से बढ़ रहा है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, तो ये जान इंटेंशनल होता है कि नहीं, उनको नहीं? अवेयरनेस भी नहीं अच्छा, रहती अच्छा, है, उनको ओके, जानकारी भी शायद नहीं है। ओके। ठीक है? वो व्यक्ति क्या करेगा, जानबूझ के आपको छेड़ेगा। तो जब आप चिढ़ जाते हो तो उसको मज़ा आती है, अरे वाह! ये इसको तो मैंने चिढ़ा दिया। हाँ, तो हाँ, क्या हाँ। होगा कि जब आप चिढ़ गए तो आपकी वो एनर्जी थोड़ी-सी उनके ऑरा में चली जाती है। ये वो ओह! जानबूझ के नहीं कर रहे, उनको जानकारी भी नहीं है। वो अनइंटेंशनली करते हैं, बट उनको आपको तकलीफ देके जो मज़ा आ रही है, उस सिचुएशन को कहते हैं एनर्जी वैम्पायर। इंटरेस्टिंग। जी। आप देखेंगे ये ऐसे ना लोग आपके वर्क प्लेस में भी रह सकते हैं। हाँ, हाँ। ऐसे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में भी रह सकते हैं।
वर्क प्लेस में आप देखिए, अगर अगर बहुत अच्छे बॉस है ना, तो आपकी गलती भी होगी ना तो आपको बड़े प्यार से समझाएंगे। वो कहेंगे अगर मैं इस स्थिति में होती ना तो मैंने शायद ऐसा किया होता। बट अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसको आप एनर्जी वेम्पायर कहते हैं, वो जानबूझ के पब्लिकली आपको ह्यूमिलेट करेंगे, क्योंकि अच्छा। उनको वहां क्या दिखेगा कि अरे देखो मैं पावरफुल है, मैंने तो इसके सबके सामने इसको बुरा कह दिया। उसको वो हम्म। इवेंट करने के बाद सडनली और पावरफुल फील होगा, बट आपको उस इवेंट के जस्ट बाद एकदम कमजोर फील होगा, उदास फील ब्यूटीफुली होगा, एक्सप्लेन्ड। आप थके हुए फील करेंगे। तो इसलिए ना प्राणिक हीलिंग हमें सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि हम शरीर को उपचार दे सके, बट आपको ऐसे रेगुलर इंटरैक्शन से भी खुद को आप कैसे बचा सके उसके लिए भी सीखना जरूरी है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीजें ना ये पॉडकास्ट के पहले, ये हमारा कन्वर्सेशन होने के पहले जो इलॉजिकल लग रही थी, वो सारी चीजों में आपने लॉजिक डाल दिया, ऐसा भर भर के डाल दिया। आज जो मुझे मतलब जितना भी पता है ना, ऑनेस्टली हाँ इसका श्रेय जो नॉलेज या टीचिंग्स मैंने सीखा है प्राणिक हीलिंग हाँ स्कूल से, मैं उसी को देना चाहूंगी। क्योंकि आने से पहले मैं भी आपकी जैसी थी, मुझे हाँ कुछ जानकारी नहीं थी। बट क्योंकि ये चीजें इतनी प्यारी, अब जैसे बार बार कह रहे कि वेल डॉक्यूमेंटेड है, तो हाँ। हर चीज का जब तर्क पता होता है ना, तो आपको समझ में आती है ये चीज क्यों ऐसी हो रही है, और राइट। उससे हमें अपने लाइफ को नेविगेट करने का रास्ता मिल जाता है। नाइस। कोई मिथ हीलिंग के बारे में आप दूर करना चाहोगे? जैसे कई लोगों को लगता है कि अगर आप दूसरे व्यक्ति की हीलिंग करते हो तो आप खुद बीमार हो जाते हो या आपके जीवन में कठिनाइयां आती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। अच्छा। उल्टा आप अगर देखेंगे तो हर कल्चर और रिलीजन कर्म के विषय में बात करता है। राइट। जो कर्म आप करोगे वो फल आप पाएंगे। ना नाइस। इमेजिन करो, अगर आप एक अच्छा कर्म कर रहे हो किसी की तकलीफ दूर करने का, किसी की शारीरिक नुकसान दर्द को बदलने का, या किसी के भावनात्मक एस्पेक्ट को चेंज करने का। अब कर्म के सिद्धांत से आपका भी शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके में इमोशंस हेल्दी रहेंगे, आपका भी जीवन में अच्छाई आएगी। तो राइट। ये बड़ी मिथ है कि भाई प्राणिक हीलिंग या हीलिंग करने से हमारे जीवन में दूसरों की तकलीफें आती है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले हाइजीन के बारे में बात किया था ना, हाँ। कई लोग क्योंकि वो एनर्जी हाइजीन नहीं जानते इसलिए वो अपने आप को तकलीफ में पहुंचाते हैं। बट अगर आप एनर्जी हाइजीन जानते हैं और आप पद्धति को बराबर से फॉलो करते हैं, आप कई अच्छे कर्म जनरेट करते हो और आपके जीवन में बहुत सुधार आता है। आधा अधूरा ज्ञान अगर है, जैसे आधा। चक्रव्यूह में जाने का ज्ञान था एग्जैक्टली अभिमन्यु को, लेकिन आपने बाहर बहुत प्यारे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। आधा अधूरा ज्ञान तो नुकसान करता है। वही है कि तो क्या लगता है आपको, ये हीलिंग टेक्निक्स मेनस्ट्रीम में आ सकती है फ्यूचर में? अ, अभी प्राणिक हीलिंग के ऊपर कई सारे रिसर्च और अध्ययन ज़रूर शुरू हैं, हम्म। और कई सारे जो डॉक्टर्स हैं इस फील्ड में, वो कोशिश कर रहे हैं कि कई सारे फोरम्स में इसके बेनिफिट्स के साथ शेयर करें। मे बी इन फ्यूचर आपको प्राणिक हीलिंग शायद मेडिकल हॉस्पिटल्स में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी दिखे, क्योंकि प्राणिक हीलिंग रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट। प्राणिक हीलिंग मेडिकल साइंस को बदलने नहीं आया, क्योंकि मेडिकल साइंस अस्तित्व में है शरीर को उपचार देने के लिए। प्राणिक हीलिंग उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ऊर्जा शरीर पे काम करता है। जब दोनों मिलके कार्य करे तो एक सब्जेक्ट की, एक व्यक्ति की शरीर में उपचार या बदलाव काफी जल्दी आ सकता है। राइट। तो हाँ, मेरी तो जरूर इच्छा है कि भाई ये मेन स्ट्रीम में आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो और उनके जीवन बदले। जैसे आपने कहा कि कॉम्प्लीमेंट करेगा, हो सकता है, तो जैसे हम देखते हैं कि डाइटिशियंस होते हैं सारे एब्सोल्युटली। डॉक्टर, मतलब जब भी कोई हाँ। रहता है तो एक डाइटिशियन विजिट करती है, वो आपको प्लान समझाती है, कुछ जो हाँ जी। ऑपरेशन हो गया, जैसे मेरे हाँ जी। मदर का ऑपरेशन हुआ था, तो डाइटिशियन आएगी दूसरे तीसरे दिन, वो सारा प्लान समझाएगी कि इस राइट। तरह से है, फिर एक हफ्ते के बाद वो विजिट करेगी, तो उसका एक रोल है ना? करेक्ट। तो इस तरह से हो सकता है कि प्राणिक हीलर भी विजिट करे। बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एक मैं नाम उनका भूल रही हूँ, पर चेन्नई में एक हॉस्पिटल है, एक्सीलेंट केयर हॉस्पिटल, XE हाँ। एंड द स्पेलिंग। वहाँ पे अगर आप उनके वेबसाइट पे जाके सर्च करें, तो वहाँ पे उनके मेन स्ट्रीम मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ एक प्राणिक हीलिंग का भी ऑप्शन होता है। अच्छा। हाँ जी। और इंटरेस्टिंग। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और हम्म। ये जो चेयरमैन है इस हॉस्पिटल के, तो हमारा एक कन्वेंशन हुआ था और उन्होंने अपनी एक रिसर्च प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा था कि जब वो सर्जरी करते हैं अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स की, एंड ही वाज अ न्यूरो सर्जन, हम्म। तो ही सेड कि ऑपरेशन का टाइम कम लगता है, ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट का रिकवरी टाइम कम होता है। और वो अच्छा। पेशेंट पे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी जो टीम ऑफ हीलर्स है वो हम्म। हीलिंग्स भी करते हैं।
और ये बहुत प्यारी एक रिसर्च उन्होंने 2015 में एक कॉन्फ्रेंस में शेयर की थी। अगर आप सर्च करना चाहे या कोई व्यूअर सर्च करना चाहे तो आप एक्सीलेंट केयर हॉस्पिटल चेन्नई करके अगर ढूंढेंगे तो आपको वहां मिलेगा। राइट। या नाइस। तो अगर किसी को खुद का हीलिंग करना है तो उसके लिए क्या लेवल का नॉलेज रहना चाहिए आपको? डिपेंड करता है आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आपको अच्छा। कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो हम्म, खुद की हीलिंग आप तो लेवल 1 से सीख जाते हो। अच्छा बेसिक प्राणिक हीलिंग कोर्स भी किया तो आप सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा बट अगर आपको जैसे मेरी तरीके से अगर अस्थमा है जो थोड़ी सीवियर नेचर की तकलीफ है, शारीरिक है, तो आपका काम एडवांस्ड प्राणिक हीलिंग से बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। ओके। बट अगर आपको साइकोलॉजिकल इशू है जहां आप बार बार डिप्रेसिव फील करते हो या आपको एंजाइटी रहती है या आपको हर चीज का डर लगता है, आप कोई नया चीज करने से पहले कतराते हैं, तो आपके लिए लेवल 3 तक करना जरूरी है। अच्छा, तो डिपेंड ऑन किस आपकी तरह जरूरत कितनी है। हाँ बुफे आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। नाइस। तो जाते जाते आप यंग जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज है कि हमारे समय में जब हम छोटे थे तो हमें सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर नहीं था। राइट। क्योंकि हमें सोशल मीडिया का एक्सपोजर नहीं था तो हमें कंपैरिजन नहीं था, कंपटीशन नहीं था, एक सोसाइटल प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था। ज्यादा ज्यादा नेबर के बच्चे का स्कोर इतना है, इतना ही रहा है। राइट ना। बट जो आने वाली जनरेशन है इनको सोशल मीडिया का काफी ज्यादा एक्सपोजर है। कई सारी चीजें जो वो देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ शायद सच है, कुछ शायद सच नहीं है। कई बार उन पे एक अनड्यू प्रेशर या एक अनड्यू स्ट्रेस आ जाता है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द करंट वर्ल्ड। राइट। नाउ दूसरी चीज, आने वाली जनरेशन बहुत सेंसिटिव है। हम लोग तो भी कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारे साथ बुरा करता है तो हम चलो चला लेंगे। बट आने वाली जनरेशन इतनी सेंसिटिव है कि अगर उनकी किसी से एनर्जी मैच नहीं करती तो वो अपनी दूरियां बनाए रखना पसंद करते हैं। आप देखेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है वो ज्यादा वोकल है अपने इमोशंस को लेके, करेक्ट। अपने मेंटल स्टेट को लेके। वो बहुत इजीली बताते हैं मुझसे आज काम नहीं होगा। ठीक है, तो उनके लिए बिकॉज वो लोग इतने सेंसिटिव है, वो इतने अवेयर हैं, हम यही कहना चाहेंगे आप अपने आप को एजुकेट कीजिए टू द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी। आप अपने आप को एम्पावर कीजिए कि ऐसी सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे, और साथ ही साथ इन टेक्निक्स का यूज करके जो उनका इंटेलिजेंस है या जो उनकी अवेयरनेस है वो उसमें और ज्यादा ग्रोथ या बढ़ोतरी ला सकते हैं। तो एक ही मैसेज रहेगा, लर्न, एम्पावर एंड हील योरसेल्फ। एक्सीलेंट। आई थिंक आई एम डन। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने आज डिस्कस किए, बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। थैंक Most यू वेरी welcome and मच। thank you for inviting me over.